कहीं ना कहीं बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही घबरा जाते हैं। अर्लीस्ट काइंड जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी की, ये डेवलप हुई थी चाइना, जापान एंड कोरिया में। तो ये जो 3 देश हैं, चाइना, जापान और कोरिया, यहाँ पर और अब जो है चाइना में भी एक शिफ्ट आता है फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग मेथड टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, जिसको बाहर से मंगाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों वेलम की बात हो रही है। वेलम क्या होता है मैं बताती हूँ। तो जो लोग इस टाइम पे एक अथॉरिटी एंजॉय करते थे सोसाइटी के अंदर, जो बाकियों को अभी तक बेवकूफ बना के पावर में बैठे थे, उन लोगों को डर लगने लगता है प्रिंट कल्चर से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो कि होश उड़ा देता है, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही घबरा जाते हैं, पढ़ने से पहले ही किताब को बंद करके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतना लंबा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, वो भी हिस्ट्री का चैप्टर, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं, हमारी तो समझ से ही बाहर है। तो बच्चों आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, पूरी कहानी बता दूंगी और उसी के साथ समझा भी दूंगी एक एक चीज। तो आज के बाद किताब भी नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें तो समझ में ही आ जाएंगी। चलो फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर बात करता है बच्चे प्रिंट कल्चर की, यानी कि जब आप देखते हो जो छपी हुई आपकी किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स है, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसका जन्म कैसे हुआ था, है ना, इसका जन्म कैसे हुआ, कब से ये चीजें स्टार्ट हो रखी हैं, इसका पूरा इतिहास क्या रहा है। क्योंकि देखो, अगर आज प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो तुम्हारी किताबें ना होती, तुम पढ़ाई कैसे करते, राइट। और बहुत से बच्चे जिनको बुक रीड करने का शौक है, कैसे होता वो, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो पूरा इतिहास रहा है, जो पूरी हिस्ट्री रही है बच्चों, फ्रॉम द स्टार्ट टू द प्रेजेंट टाइम्स, हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं, और कैसे इस प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप अप करा है। वी विल आल्सो बी लुकिंग एट दैट। फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं बच्चों हमारे सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स की बात करने के लिए, और मैं इरेजर से लिख रही हूं। वाओ। तो सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स, अब आप लोग सोचे कि मशीनें आ गई थी, पहले के जमाने में ही मशीनें नहीं आ गई थी बच्चों। प्रिंट कल्चर जब स्टार्ट हुआ था तब कोई भी मशीन्स नहीं थी, तो फिर प्रिंट करा कैसे जाता था, सोचने वाली बात है। तो देखिए, अर्लीस्ट काइंड जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी की, ये डेवलप हुई थी चाइना, जापान एंड कोरिया में। तो ये जो 3 देश हैं, चाइना, जापान और कोरिया, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई। कैसे? इट वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग प्रेस बच्चों, प्रिंटिंग कल्चर जो है वो यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम शुरू हुआ था। हैंड प्रिंटिंग का क्या मतलब है कि करते क्या थे, जैसे कोई भी वुड ब्लॉक है, ठीक है, वुड ब्लॉक कोई भी उभरा हुआ ऐसे लकड़ी का पीस है, कोई लेटर है, अल्फाबेट है, कुछ भी है, उसके ऊपर इंक लगा दी जाती थी और फिर उसी को ही ऐसे छाप दिया जाता था, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। तो इस तरीके से हैंड प्रिंटिंग होती थी। बट इसमें दिक्कतें हो जाती थी कि आप जिस पेपर पे छापते थे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे पेपर है, ठीक है, वुड ब्लॉक लिया, उस पे मतलब वुड ब्लॉक जैसे ए लिखा है वुड ब्लॉक पे, ठीक है, ए लिखा है, उस वुड ब्लॉक को इंक में डिप करा, इंक को यहाँ पे छापा, ए आ गया यहाँ पे। बट दिक्कत ये होती थी कि पेपर इतना पतला होता था कि एक जगह पर अगर आप उसको छापोगे तो दूसरी जगह पर वो दिखने लग जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ एक साइड पेपर के ही आप छाप सकते थे, दूसरी साइड पे तो उसी का शेप आ जाता था। सो यू कुड नॉट प्रिंट ऑन द अदर साइड, वो वाली चीज होती थी इस हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक से। अब होता क्या है, यहाँ पर चाइना की जो बुक्स थी वो इसी रबिंग पेपर से को प्रिंट करके करी जाती थी, साइड्स ऑफ द बुक फोल्डेड, स्टिच्ड, और फिर उसी बुक को फोल्ड कर दिया जाता था, ऐसे सिल दिया जाता था ताकि ऐसे गायब ना हो जाए वो पेजेस, है ना, इकट्ठे रहे पेजेस, तो इसलिए उनको स्टिच भी कर दिया जाता था। और इस किताब को बोला जाता था चाइनीज अकॉर्डियन बुक। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। और बच्चों एक बारी आप उस वुड ब्लॉक को छापोगे, ठीक है, पूरी किताब छप गई, अब उसको आपने सिल दिया, है ना, इस तरीके से इसको सिल दिया जाता था, सारे पेपर को ऐसे छाप कर हाथ से। अब क्या होता था, देखो फोल्ड भी कर देते थे, सिल भी देते थे। अब क्या होता था, इसी किताब को फिर कैलीग्राफिस्ट जो होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, वो पकड़ते थे और जो जो उसमें लिखा है उसी सेम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में वो लिखते थे, है ना, ऐसे कॉपीज प्रिंट हो जाती थी उसी सेम चीज की। तो जैसे आप क्या करते हो, आपके दोस्त की किताब होती है, आप उसके नोट्स कॉपी करते हो ना, तो वैसी सेम चीज आप और कॉपीज उसकी बनाते जाते हो, सेम नोट्स की। उसी सेम तरीके से कैलीग्राफिस्ट भी जो होते थे, अपनी ब्यूटीफुल सी राइटिंग में वो पकड़ते थे पन्ना और उसको ऐसे छापते चले जाते थे और कॉपीज जो है वो प्रिंट करते चले जाते थे।
Imperial State China was a major producer of printed material. It started conducting civil service examination for its bureaucrats, and its textbooks were printed in vast numbers. Print was no longer confined to scholar officials, and merchants used print while collecting their trade information. अब बच्चों चाइना के अंदर यही प्रिंट कल्चर और बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने चालू करवा दिए सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन. और जब ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चालू होते हैं बच्चों, वहां पर वो सोचते हैं चाइना के लोग कि अब हमारे भी बच्चे पढ़कर ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, तो अब पढ़ने के लिए किताबें चाहिए और किताबों के लिए छापना आना चाहिए, है ना. तो किताबों की जब नीड अराइज होती है, टेक्स्ट बुक की जब नीड्स अराइज होती है, तो उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा बहुत ही वास्ट नंबर्स में. और इसी वजह से प्रिंटेड मटेरियल काफी ज्यादा प्रिंट होने लग गया था चाइना के अंदर. प्रिंट जो है बच्चों सिर्फ स्कॉलर्स तक, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही कन्फाइंड नहीं था. जो मर्चेंट्स थे ये भी अपनी जो व्यापार ट्रेड की इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए भी प्रिंट का इस्तेमाल किया करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट कल्चर यहाँ पर चल रहा था. ना रीडिंग बिकेम एक लेजर एक्टिविटी, मतलब लोग जो है आराम के टाइम में भी पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई मतलब ये नहीं कि लर्न कर रहे हैं चीजों को, एक लेजर एक्टिविटी है एंटरटेनमेंट के लिए. कि जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं मूवी देखने जा रही हूँ, इट्स अ लेजर एक्टिविटी. मैं फोन चला रही हूँ, इट्स अ लेजर एक्टिविटी. तो उस टाइम पे जब नई नई किताबें प्रिंट होना चालू हुई थी, अलग अलग नॉवेल्स आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं, सो लोगों के लिए उन बुक्स को पढ़ना भी एक लेजर एक्टिविटी बन गया कि फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए दे आर रीडिंग इट. ठीक है, उसी के साथ जो रिच विमेन थी, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन पोएट्री प्लेस. दिस न्यू रीडिंग कल्चर अट्रैक्टेड न्यू टेक्नोलॉजी. और बच्चों जो अमीर औरतें थी वो लोग खुद से अपनी पोएट्री और प्लेस भी लिखने लग गई, राइटर बन गई. और फिर इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं दिस अट्रैक्टेड न्यू टेक्नोलॉजी. अब ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कल्चर बढ़ेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी उस हैंड प्रिंटिंग, हाथ से छपाई वाली टेक्निक से और स्क्राइब्स आप बिठा रहे हो, इतने सारे लोग, लाखों में लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे कि हमें किताबें दे दो, तो वो एक एक दो दो स्क्राइब बैठ के थोड़ी उसको कॉपी करते रहेंगे. जिस वजह से बच्चों यहां पर डिमांड आती है एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की. So in the late 19th century, the Western printing techniques and mechanical presses were imported. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है, बाहर से जो है प्रिंटिंग टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो है, मशीनें जो है, मैकेनिकल प्रेसेस जो है, उनको इंपोर्ट करा जाता है चाइना में. एंड शंघाई जो है वो हब बन जाता है. शंघाई जो जगह है चाइना की, वो एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स होते थे, हैंड प्रिंटिंग से अब एक शिफ्ट आ गया था यहाँ पे मैकेनिकल प्रिंटिंग का. देखो यार, यहाँ पे ना एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बताई है. फर्स्ट नोन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अगर हमें पता है कि प्रिंटिंग कल्चर कहाँ से इमर्ज हुआ, तो वो चाइना, जापान और साउथ कोरिया में इमर्ज हुआ. चाइना में सबसे पहले जो किताब हैंड प्रिंटिंग के थ्रू लिखी गई थी, उस किताब का नाम था, मतलब छापी गई थी, उस किताब का नाम था चाइनीज अकॉर्डियन बुक, जहां पर वुड ब्लॉक को इंक में डिप करके पेपर पे छापा जाता था, फिर उसी पेपर को फोल्ड करके स्टिच कर दिया जाता था और ऐसे किताबें बनती थी. फिर इन्हीं किताबों को स्क्राइब्स जो है कॉपी करते थे और बहुत सारी कॉपीज बनाते थे. धीरे धीरे प्रिंट कल्चर फैलने लगता है और बहुत सारी प्रिंटेड बुक्स आने लग गई, बिकॉज चाइना के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना इन लोगों ने चालू कर दिया, जहां पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत थी, किताबों की जरूरत थी. उसी के बाद हम देखते हैं ये एक लेजर एक्टिविटी बन जाता है. बहुत सी रिच औरतें जो है वो प्लेस और पोएट्री भी लिख रही हैं. तो बच्चों जब इतनी ज्यादा डिमांड किताबों की आती है तो उससे नई टेक्नोलॉजी को भी चाइना अट्रैक्ट करता है. शंघाई एक हब बन जाता है प्रिंट कल्चर का, वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं. और अब जो है चाइना में भी एक शिफ्ट आता है फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग मेथड टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, जिसको बाहर से मंगाया जाता है. सोचो, प्रिंटिंग की शुरुआत इन्होंने करी है हैंड प्रिंटिंग वाली, लेकिन जब मशीनों की बात आ रही है तो वो बाहर से मंगा रहे हैं. मशीनें जो है दूसरी जगह से आ रही हैं चाइना के अंदर. चलिए, उसके बाद बच्चों जापान में भी ये टेक्नोलॉजी जाती है. तो जो भी बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, बुद्धिस्ट मिशनरीज यानी कि वो लोग जो कि बुद्धिस्ट धर्म को फैला रहे थे, ये लोग चाइना से लेकर जाते हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में अराउंड AD 768 टू 770. और सबसे पहली किताब जो कि यहाँ पर छापी जाती है उसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक है which was printed in AD 868 containing 6 sheets of text and woodcut illustrations. तो थोड़ी बहुत नकाशी उसमें कर दी थी, लकड़ी को ऐसे काट काट के वुडकट इलस्ट्रेशंस जो है, हल्की सी पिक्चर्स वगैरह उसमें बना दी थी, टेक्स्ट भी था. बस 6 शीटों की बुक थी. तो आप खुद सोच सकते हैं, ये जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा थी, दिस वाज द फर्स्ट जापानीज बुक टू बी प्रिंटेड. ओके, चाइना की कौन सी थी? अकॉर्डियन बुक. जापान की सबसे पहले कौन सी थी? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. और अगर बोल दिया कि ओल्डेस्ट बुक टू बी प्रिंटेड,
तो वो थी चाइनीज अकॉर्डियन बुक, सबसे पहले उसी की बात करी है ना हमने। विजुअल मटेरियल को प्रिंट करना इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस लेकर आता है इन द लेट 19th सेंचुरी। इलस्ट्रेटिव कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर एंड लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, बुक्स ऑन विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। तो बच्चों लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि आपकी 1880s 1890s की बात हो रही है, उस टाइम पे जो इलस्ट्रेटिव कलेक्शंस थी, पेंटिंग्स थी, वहां पे एक अर्बन कल्चर दिखाया जाता था, लाइब्रेरीज थी, बुक स्टोर्स थे जहां पे हैंड प्रिंटेड मटेरियल था अलग अलग टाइप का, महिलाओं पे किताबें थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बुक्स थी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर एक्चुअली गोइंग ऑन। ठीक है, उसी के साथ आगे देखते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब बच्चों धीरे धीरे प्रिंट जो है यूरोप में पहुंच जाएगा। अभी तक चाइना, जापान, कोरिया में प्रिंट चल रहा था, बट अब इसी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूरोप में पहुंचाया जाता है। कैसे? थ्रू द सिल्क रूट। तो फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना हैड फ्लोड इनटू यूरोप। In the 11th century, the Chinese paper also reached Europe. Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China, and he brought the knowledge of woodblock printing, and soon the technology spread to other parts of Europe. बच्चों देखो, सिल्क रूट से टेक्नोलॉजी हैंड प्रिंटिंग की नहीं पहुंची है, सिल्क रूट से चाइना का जो पेपर है वो जरूर पहुंच गया है यूरोप में। सिल्क रूट आप सभी को पता है क्या था? सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जो कि ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, विच कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इस रास्ते के थ्रू बहुत सी चाइनीज पॉटरी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, उन सभी चीजों को पहुंचाया जाता था यूरोप तक, और पेमेंट मिलती थी गोल्ड और सिल्वर में, है ना। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब इसी सिल्क रूट के थ्रू सिल्क और स्पाइसेस तो बहुत लंबे समय से जा ही रहे थे, चाइना से यूरोप जा ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ चाइना का जो पेपर था वो पेपर भी 11th सेंचुरी में यूरोप पहुंच जाता है। साथ ही में बच्चों क्रेडिट हम किसको देंगे कि हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी किसने यूरोप में इंट्रोड्यूस करी है? तो उस व्यक्ति का नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक है। और मार्को पोलो जो थे ये एक एक्सप्लोरर थे बच्चों, डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह। तो डोरा दी एक्सप्लोरर जैसे कहती थी, आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मेरे पीछे एक घर है, क्या आपको दिख रहा है वो घर? मार्को पोलो ऐसा कुछ नहीं करते थे। मार्को पोलो बच्चों बेसिकली एक ट्रैवलर थे, एडवेंचर करते थे, वो इधर से उधर जाते थे, वहां के कल्चर्स को एक्सप्लोर करते थे, कंट्रीज को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है। और मार्को पोलो एक बहुत लंबे समय तक चाइना में रह चुके थे, तो चाइना में बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक्सप्लोरेशन करी, और उनको जो है पता चल गया कि चाइना के अंदर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। और बच्चों फिर इसी की नॉलेज वो लेकर आ जाते हैं यूरोप में, और धीरे धीरे यूरोप में नॉलेज फैल जाती है। तो उनको पता चलता है कि यार चाइना के अंदर तो लोग बड़े क्लेवर हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज वो वुड ब्लॉक ले रहे हैं और इससे जो है छपाई कर रहे हैं। बच्चों जब उनको इस चीज का पता चलता है तो वापस जब वो यूरोप लौटते हैं अपनी इस एक्सप्लोरेशन के बाद में, तो यूरोप के अंदर वो लोगों को बताते हैं कि देखो इस तरीके से चाइनीज लोग प्रिंटिंग करते हैं, और फिर धीरे धीरे वही नॉलेज जो है फैलती जाती है यूरोप के अंदर भी। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम व्हिच वाज मेंट फॉर अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज, सर्कल्स। तो यहां पर बच्चों वेलम की बात हो रही है। वेलम क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो अभी भी बात हो रही है कि जो लग्जरी एडिशंस थे किताबों के, ऑल्दो हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज हो गई, लेकिन आज भी जो किताबें अमीर लोगों के लिए छपती थी वो तो वेलम पर ही छपती थी। वेलम क्या होता था? जानवर की खाल, एनिमल्स की जो स्किन होती है उस पर छापा जाता था उसको, ठीक है, उस खाल पे छापा जाता था। तो वेलम पे अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स के लिए, जो बहुत अमीर नोबिलिटी वाले लोग थे, उन्हीं के लिए छपती थी, रिच मोनिस्टिक लाइब्रेरीज के लिए, और इन लोगों को दे स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज। तो अमीर लोगों को लगता था कि ये जो हैंड प्रिंटेड बुक्स हैं ये चीप हैं, दीज आर चीप वल्गैरिटीज, हम तो कभी इसको यूज ना करें, ये तो सस्ती सी किताबें हैं, हैंड प्रिंटिंग करके पता नहीं इन्हें कैसे ही लोग बना रहे हैं, हमें तो अपने एक्सपेंसिव जानवर की खाल पे छपा हुआ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अमीर लोग दे स्कॉफ दैट, कि मतलब नीचा देखते थे, हंस देते थे प्रिंटेड बुक्स पर, जो हैंड प्रिंटेड बुक्स होती थी, कि दीज आर चीप, सस्ती है। उसी के साथ मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। बट भाई देखो, मर्चेंट्स और जो बच्चे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें अमीरों वाली वेलम चाहिए, नहीं, वो भाई यही जो चीप कॉपीज बन रही थी उसे ही खरीद रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और मर्चेंट्स अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पेट्रन्स बट इंक्रीजिंगली बाय द बुक सेलर्स एज वेल। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर। और बच्चों ये जो स्क्राइब्स होते थे, जो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में वही कॉपीज बनाते थे उन्हीं किताबों की, तो ये जो स्क्राइब्स और हैंड राइटर्स होते थे, इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब पेट्रन्स ही
एम्प्लॉयमेंट देते थे। पेट्रन्स कौन होते हैं? जो आपकी कला को बढ़ाना चाहते हैं, पैसा देते हैं आपकी कला को बढ़ाने के लिए, जैसे राजा महाराजा पहले के टाइम पे होते थे, है ना, पैसे देते थे कि आप अपनी कला को और बढ़ाओ। तो पहले तो ये रिच पेट्रन्स ही इनको एम्प्लॉय करते थे, लेकिन अब इन स्क्राइब्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी बुक सेलर्स द्वारा, क्योंकि बुक सेलर्स क्या करते थे, एक प्रिंटेड कॉपी है, फिर उसी प्रिंटेड कॉपी के लिए ऐसे 10 स्क्राइब्स को बिठाते कि चलो चलो अब इसको कॉपी मारो तुम, ठीक है, और इसकी कॉपीज बनाओ। तो स्क्राइब्स को बुक सेलर्स भी एम्प्लॉय कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नो लॉन्गर सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स एंड यूरोप वाइडली स्टार्टेड यूजिंग वुड ब्लॉक्स टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। अब बच्चों यहां पर बात हो रही है कि अभी तक ठीक है, लोगों को तुमने हैंड प्रिंटेड किताबें दे दी, लोग खुश भी हैं, बट कब तक ये हैंड प्रिंटिंग का कल्चर चलता रहेगा? नहीं चलेगा ना ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक तो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जब डिमांड ज्यादा करने लगेंगे तो आपको उनके लिए किताबें भी ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन था, दिस कुड नो लॉन्गर सैटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। जो डिमांड है किताबों की, वो डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, और उसको ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कभी भी सैटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से बच्चों यहां पर अब जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि बहुत सारी बुक्स कम टाइम में प्रिंट हो सके, तभी हम डिमांड जो चल रही है मार्केट में उसको पूरा कर पाएंगे। सो जोहान गुटेनबर्ग जो है, जोहान गुटेनबर्ग इज एक्चुअली द पर्सन हु डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। बेसिकली सबसे पहली मशीन प्रिंटिंग प्रेस वाली किसने बनाई है? जोहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अब कैसे बनाई वो भी देखते हैं, लेकिन उसी के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूरोप में वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो रहा था टेक्सटाइल्स पे प्रिंट करने के लिए, कपड़ों के ऊपर जैसे अलग अलग प्रिंट छपा होता है ना, उसके लिए भी वुड ब्लॉक्स का यूज करते थे, कार्ड्स पे प्रिंट करने के लिए, रिलीजियस पिक्चर्स, सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट, तो हर चीज के लिए वुड ब्लॉक्स का यूज किया जाता था। बट स्टिल it could not satisfy the ever increasing demand for books, and that is why Gutenberg जी यहाँ पर अपनी first known printing press लेकर आते हैं, जिसने की नक्शा बदल दिया हमारी प्रिंटिंग प्रेस का। देखो Gutenberg and his printing press. Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. From his childhood only he had seen wine and olive presses. The first printed book with the new system was the Bible. बच्चों गुटेनबर्ग का ना मतलब उन्होंने ये जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई है इसका क्रेडिट देना चाहिए उनके बचपन को, क्योंकि बचपन में जो वो चीजें देखते आ रहे थे, ऑब्जर्व करते आ रहे थे, उन्होंने उन्हीं चीजों को एज एन आइडिया एक तरीके से एम्बाइब करा और उसी पे ही उन्होंने अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनाई है। ठीक है, इंस्पिरेशन लिए है चीजों से। जैसे बचपन से ही वो एग्रीकल्चरल एस्टेट पे रहते थे, उन्होंने वाइन, ऑलिव प्रेसेस, ये सारी चीजें देख रखी थी, कैसे जो है ऑलिव को प्रेस करके ऐसे ऑलिव ऑयल निकाला जाता है, या वाइन के लिए कैसे ग्रेप्स को प्रेस करा जाता है। ठीक है, तो प्रेसिंग टेक्निक उन्होंने देखी थी। उसी के साथ वो एक गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार थे, सुनार भी थे, उनको जो है पॉलिश करना आता था, स्टोन्स को मोल्ड्स बनाना आता था। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों ही चीजों को इंस्पिरेशन लेकर और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर दिया। कैसे? तो जो वो मोल्ड्स बनाते थे उसी तरीके से उन्होंने लेटर्स बना दिए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ABCD जो अलग अलग लेटर्स होते हैं वो बना दिए। साथ ही में प्रेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली। तो यहाँ पर आप देखो कि ये ना इस तरीके की इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। तो यहाँ पे एक प्लेटन होता था, उस प्लेटन पे जो भी लेटर्स आपके पास सबके मोल्ड्स हैं, उन लेटर्स को जो भी वर्ड आपको छापना है उसको उस तरीके से रीअरेंज कर दिया जाता था। जैसे मेरे को एप्पल छापना है, ठीक है, तो ये क्या करते थे, जैसे अलग अलग मोल्ड्स हैं लेटर्स के, तो उस वर्ड को इस तरीके से लगा देंगे एप्पल, और फिर उसी को इंक में डिप करा जाएगा और नीचे पेपर रखा जाएगा, उस पे इसको नीचे प्लेटन को लाके दबा दिया जाएगा, तो यही वर्ड जो है नीचे छप जाएगा। तो जो लेटर्स के मोल्ड्स हैं उसको आप रीअरेंज कर सकते थे, जो भी आपको वर्ड बनाना है उससे आप बना सकते थे, और फिर उस पे इंक लगाई जाती थी और फिर उसी को ऐसे दबा दिया जाता था और ऐसे जो है छप जाती थी चीजें। तो दिस वाज द प्रिंटिंग प्रेस व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय जोहान गुटेनबर्ग. With the adoption of the new technology, the existing art of producing books by hands was not entirely displaced. Books printed for the rich left blank space for decoration on the printed page. In the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most countries of Europe, and the shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution. तो बच्चों सबसे पहली किताब जो कि इस प्रिंटिंग प्रेस से छापी गई थी वो थी बाइबल। ठीक है, बाइबल जो होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसको छापा गया था। और इसी के साथ क्या होता है, एक रेवोल्यूशन आया है यूरोप के अंदर कि आप सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग से उठकर मशीनों पे पहुंच गए।
मशीनें अब प्रिंट करेंगे, अब हैंड प्रिंटिंग की उतनी जरूरत नहीं है, अब मशीनें प्रिंट करेंगी। तो दिस वाज अ रेवोल्यूशन दैट केम इन यूरोप। हम लोग देखते हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, इस नई टेक्नोलॉजी ने, ऐसा नहीं है कि जो हैंड प्रिंटिंग है उसको कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया, कि अब हैंड प्रिंटिंग हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली खत्म ही कर दिया हैंड प्रिंटिंग को। तो अभी भी होता ये था कि जो अमीरों के लिए किताबें छापी जाती थी उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता था, ताकि उस प्रिंटेड पेज पे आप डेकोरेशन कर सको। सपोज ये एक पेज है ना, इस पेज पे आपने इधर इधर छाप दिया है, ठीक है, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी ताकि यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करी जा सके, कोई भी जो डेकोरेशन करी जानी है, ठीक है, हैंड प्रिंटिंग से करी जा सके अमीरों के लिए। 100 ईयर्स में 1450 से लेके 1550 तक प्रिंटिंग प्रेसेस जो है, ये जो गुटेनबर्ग जी ने बनाई थी, इसको जो है यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में सेटअप कर दिया गया था। एंड ये जो हैंड प्रिंटिंग से एक शिफ्ट आया था मशीनों पर, मशीनीकरण हो गया था जो मैकेनिकल प्रिंटिंग पे, इसी को ही प्रिंट रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो यहां तक बच्चों बात को समझेगा, बात को सुनिएगा। हम लोग क्या देखते हैं यहां तक हमने क्या समझा? यहां तक हमने समझा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम, हैंड प्रिंटिंग का जो सिस्टम है, ये डेवलप कहां पर हुआ था? ये डेवलप हुआ था चाइना, जापान और कोरिया में, है ना। हमने देखा कि यहाँ पर वुड ब्लॉक्स जो है, वुड ब्लॉक्स लिए जाते थे, उसको इंक में डिप करा जाता था, पेपर पे लगा दिया जाता था, चाइनीज अकॉर्डियन बुक, उसके बाद बुद्धिस्ट मिशनरीज इसी टेक्नोलॉजी को लेके जापान पहुंचते हैं। वहां पे डायमंड सूत्रा की जो बुक है उन्होंने वो लिखी थी, सबसे पहली प्रिंट लिखी क्या थी, मतलब इट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। और इसी के बाद ये टेक्नोलॉजी जो है पहुंच जाती है यूरोप में। यूरोप में इस टेक्नोलॉजी को कौन पहुंचाता है? यूरोप में इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाते हैं मार्को पोलो। और फिर यहाँ पर भी बच्चों हम जो देखते हैं हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक फैलने लगती है। उसके बाद एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स जो है वो इस हैंड प्रिंटिंग से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। दैट इज वाई एक नई टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं हमारे, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं हमारे जोहान गुटेनबर्ग। कौन लेकर आते हैं? जोहान गुटेनबर्ग। और सबसे पहली किताब बताइएगा आप लोग जो प्रिंट करी जाती है इस मशीनीकरण के थ्रू, मतलब इन मशीनों के थ्रू, जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आए थे। द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड थ्रू इट, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स। मैंने अभी अभी आपको बताया था, बट अब आपको कमेंट्स में बताना है। चलो अब जरा आगे चलते हैं। बच्चों मशीनें आ गई तो क्या होगा? अब जो है आप इतनी सारी जो डिमांड आ रही थी किताबों की उसको सेटिस्फाई कर पाओगे, बिकॉज अब तो मशीनें आ गई हैं। अब तो लोग रोएंगे नहीं। पहले लोग रो रहे, अरे हमें पढ़ना है, हमारे लिए किताबें लेकर आओ, लेकिन हम कह रहे भाई हमारे पास छापने के लिए कुछ है ही नहीं। अब लोग बेचारे स्क्राइब्स कितना छाप लेंगे, कितना कॉपी कर लेंगे, हाथ थक गए हैं उनके। इसी वजह से बच्चों अब जो है अब लोग रोएंगे नहीं, बिकॉज अब लोगों की जो डिमांड आ रही थी, है ना, किताबों की, उसको पूरा कर दिया जाएगा इस मशीनीकरण के थ्रू। मशीनीकरण में बार बार बोल रही हूँ, मतलब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक की इमर्जेंस हमको दिखती है। ये जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया है इसका इंपैक्ट क्या है? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक नई रीडिंग पब्लिक आती है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। तो हम देखते हैं कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया, एक शिफ्ट जो आया हैंड प्रिंटिंग से लेके मैकेनिकल प्रिंटिंग के लिए, इसने एक नई रीडिंग पब्लिक को क्रिएट कर दिया कि अब जो लोग शायद पहले किताबें नहीं खरीद के पढ़ पा रहे थे अब पढ़ पाएंगे। तो एक नई रीडिंग पब्लिक क्रिएट हो गई। किताब को बनने के लिए जो लागत लगती थी, जो कॉस्ट लगती थी, वो कम हो गई, क्योंकि अब बल्क में किताबें प्रोड्यूस हो रही हैं। साथ ही में जो टाइम और लेबर लगता था, जो समय लगता था, जो लेबर लगती थी, वो भी कम हो गया, क्योंकि अब आप मशीन से काम कर रहे हो। तो बुक्स बच्चों मार्केट में बाढ़ की तरह आ जाती हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में आ जाती हैं, और एक एवर ग्रोइंग रीडरशिप, यानी कि जो बहुत सारे लोग अब पढ़ना चाहते थे किताबों को, प्रिंटिंग आ गई भाई, ये वो, आओ किताबें खरीद ले। सोच रहे हो इतना जोश किताबों के लिए तुम्हारे अंदर नहीं है ना, लेकिन उस टाइम पे था, क्योंकि वो चीज नई नई आई थी और लोगों को बस चाहिए कि हमें भी बुक्स चाहिए, हमें भी बुक्स चाहिए, ठीक है। तो एवर ग्रोइंग रीडरशिप को फुलफिल कर रही थी, डिमांड को फुलफिल कर रही थी हमारी ये जो बुक्स आई थी। आगे देखिए, एक्सेस टू द बुक्स, a new culture of reading. Earlier, the reading was restricted to elites, but now common people lived in a world of oral culture, heard sacred texts read aloud and ballads recited and folk tales narrated. तो पहले एक हियरिंग पब्लिक थी, अब एक रीडिंग पब्लिक बन गई। तो बच्चों यहां पर देखिए हो क्या रहा है। पहले क्या होता था कि जो बुक्स का, अब देखो सबके पास बुक्स का एक्सेस आ गया, क्योंकि इतनी सारी बुक्स प्रोड्यूस होने लगी हैं, तो सब लोगों के पास अब एक्सेस है, बुक्स है मार्केट में, लोग खरीद सकते हैं, हर चीज हो रही है, कॉस्ट भी कम हो गई। तो एक गरीब इंसान भी जो शायद पहले किताबें महंगी वाली नहीं खरीद पाता था, वो भी खरीद सकता है, बजट में आ गई है। तो ये जो
हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, पहले रीडिंग जो है सिर्फ एलीट लोगों तक, जो अमीर लोग होते थे उन्हीं तक ही सीमित थी, उन्हीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, ओनली दे कुड बाय बुक्स, रीड बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट। और जो बेचारे कॉमन पीपल थे वो एक ओरल कल्चर में रहते थे। ओरल कल्चर मतलब, क्योंकि वो किताब तो खरीदते नहीं थे, तो एक ओरल कल्चर एग्जिस्ट करता था जहां पर किसी ने नरेट कर दी कोई कहानी और बाकी लोगों ने बैठकर सुन ली। ठीक है, तो एक इंसान किताब लेके खड़ा है, बाकी यहाँ 20 लोग बैठे हैं और मैं जो है रामायण सुना रही हूँ सपोज, और सारे लोग उसको सुन रहे हैं। तो पहले के टाइम में क्या हो रहा था, ओरल कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था कॉमन लोगों के बीच में, जहां पे जो सेक्रेट टेक्स्ट होते थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे बच्चों, उनको जो है जोर से पढ़ा जाता था। बैलेट्स, जो शूरवीर की गाथाएं होती हैं, उन्हें रिसाइट करा जाता था। फोक टेल्स, जो लोक कथाएं होती हैं, उन्हें नरेट कर दिया जाता था। और बस एक इंसान पढ़ रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। तो वैसा ओरल कल्चर कि आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, पढ़ नहीं रहे खुद से, कोई दूसरा आपको पढ़ के सुना रहा है, वैसा कल्चर एग्जिस्ट करता था अमंग दी कॉमन पीपल। बट नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्योंकि एक प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया है, इस वजह से जो पहले एक हियरिंग पब्लिक थी जो सिर्फ सुनती थी, अब वो पढ़ने भी लग गई है, अब वो एक रीडिंग पब्लिक बन चुकी है। इस ट्रांजिशन में लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बनने में एक प्रॉब्लम ये थी कि रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वो वेरी लो इन द 20th सेंचुरी। लेकिन बच्चों अगर आपको ये ट्रांजिशन लेकर आने, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि मैक्सिमम पीपल दे वर इलिटरेट, पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं करी थी, गवार थे, अनपढ़ थे, गवार तो नहीं बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है, इस वजह से क्या होगा, आप कैसे पढ़ोगे किताबों को, कैसे आप रीड कर पाओगे, अभी आपको फिर से वही हियरिंग पब्लिक बन के रहना पड़ेगा। तो रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी वेरी हाई, अनपढ़ लोग थे। अब कैसे करें भाई, है ना, कैसे पढ़ें? तो यहां पे वही बात आती है, देखिए हाउ दे डेल्ट विद इट। Printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with pictures. These were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns. अब बच्चों ऐसी पब्लिक के साथ कैसे डील करें जो कि इलिटरेट है? तो दिमाग लगाया प्रिंटर्स ने कि भाई ऐसी किताबें छापते हैं जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होंगी, और उन पिक्चर्स से तो किसी भी, कोई भी अनपढ़ इंसान है पिक्चर्स देख के तो वो समझ ही जाएगा कि क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर्स थे ये ऐसी बुक्स पब्लिश करने लगे, जो पॉपुलर बैलेड्स और फोक टेल्स होती थी उनको इस तरीके से पब्लिश करने लगे जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती थी, और साथ ही में इन किताबों को गाया जाता था, सुनाया जाता था गैदरिंग्स के अंदर, विलेजेस में जो होती थी, टवर्न्स, जो बार्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे से टाउन्स में, वहां पर इनको पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था बहुत सारी जनता को। तो पिक्चर्स को लाकर और कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पब्लिक को भी केटर करने की कोशिश करी गई है जो पढ़ लिख नहीं सकती है, उसके लिए भी किताबें लाने की कोशिश करी गई है ताकि उनको भी बात जो है समझ में आ जाए, कहानी समझ में आ जाए। पढ़ना नहीं में आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब प्रिंट कल्चर के आने से अभी तक तो बहुत गुडी गुडी सा माहौल था, है ना, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ प्रिंट कल्चर आ गया है, वी फील रियली वेरी गुड, है ना, कि बहुत से लोग जो हैं जो पहले किताबें नहीं पढ़ पा रहे थे वो पढ़ पा रहे हैं, बहुत से लोग जो इलिटरेट है उन तक भी पिक्चर्स वाली किताबें पहुंच पा रही हैं, वाओ, लोग कितने खुश हैं किताबों के आने से। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। सम पीपल हैड अ फियर अबाउट दिस प्रिंट कल्चर, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो जो लोग इस टाइम पे एक अथॉरिटी एंजॉय करते थे सोसाइटी के अंदर, जो बाकियों को अभी तक बेवकूफ बना के पावर में बैठे थे, उन लोगों को डर लगने लगता है प्रिंट कल्चर से। क्योंकि अब क्या हो गया था, किताबें आ गई थी, बहुत से जो अलग अलग आइडियाज हैं जो शायद आज तक एक्सप्रेस नहीं हुए हैं वो इन किताबों के थ्रू एक्सप्रेस हो पा रहे थे। और अगर आप उन आइडियाज के साथ अलाइन करोगे तो इन लोगों की राजगद्दी पे खतरा था। जो हमारे राजा महाराजा थे या जो चर्च के लोग थे जो अथॉरिटी एंजॉय करते थे, इन लोगों की पावर पे खतरा आ जाता अगर इनके खिलाफ जो आइडियाज है वो समाज में फैलने लगते थ्रू द प्रिंट कल्चर। इसी चीज का इनको डर था। प्रिंट ने एक न्यू वर्ल्ड जो है डिबेट और डिस्कशन का, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बच्चों अभी तक आपके जो आइडियाज है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे, या फिर अगर पहुंचेंगे तो एक लिमिटेड पीपल तक पहुंचेंगे। बट प्रिंट कल्चर के आने से अगर आपके वो आइडियाज उस किताब में लिखे और वो किताब बहुत लोगों तक पहुंच गई तो इट कैन स्प्रेड टू अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अगर वो आइडियाज कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिश्ड पावर में जो लोग हैं, मोनार्की या फिर जो चर्च के लोग हैं, उनके खिलाफ है, और अगर वो आइडियाज लोगों में फैल गए एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज आइडियाज, स्टार्टेड अलाइनिंग विद दोज आइडियाज, तो कहीं ना कहीं आपकी पावर पे खतरा भी बन सकता है। तो हर किसी ने प्रिंटेड बुक को वेलकम नहीं करा, और जिसने वेलकम करा भी उसके अंदर उसके फियर्स थे, डर थे उसको लेकर। फियर ये था कि इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज बीइंग प्रिंटेड एंड रेड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स might spread. The authority of the valuable literature would be destroyed.
तो लोगों को डर ये था, डर किस बात का था मैम, डर के आगे तो जीत है, लेकिन डर इस बात का था कि अगर कुछ ऐसी किताबें और ऐसा प्रिंटेड मटेरियल फैल गया जिसमें रिबेलियस या इररिलीजियस थॉट्स हैं, जिसमें मतलब बागी बनने की चीजें लिख रखी है कि राजा मोनार्की खराब है, या आपको जो है इस तरीके से रेवोल्यूशन लानी चाहिए, या ऐसी कोई बात फैल गई, या इररिलीजियस थॉट्स की धर्म पे सवाल उठ गए, तो ऐसे अगर थॉट्स फैलने लग गए तो फिर खतरा है। उन लोगों को खतरा है जो कि पावर में बैठे हैं, हु फियर्ड इट, ऑब्वियसली द पीपल हु हैड द पावर दैट टाइम। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि कंट्रोल करना चाहिए जो भी प्रिंट हो रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, रिबेलियस इररिलीजियस थॉट्स को फैलने से रोकना है, नहीं तो जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी मतलब ग्रंथ तो क्या ही, जो हमारी सेक्रेड टेक्स्ट है, बुक्स है, उन सबकी जो अथॉरिटी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो वाली चीज की बात की जा रही थी। आगे देखिए, सो इन 1517, और देखो डर होता है ना, इतना डरोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, और डर है तो यहाँ पर वो डर सामने भी आ रहा है, सच्चाई में भी वो चीज जो है अभी दिखेगी। In 1517, the religious reformer who was Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. His textbook printed copy led to a division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Deeply grateful to print, Luther said that printing is the ultimate gift of God and the greatest one. तो बच्चों यहाँ पर बात क्या करी जा रही है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर यानी कि धार्मिक रूप में जो परिवर्तन चेंजेस लाने के लिए आए थे मार्टिन लूथर, उन्होंने यहाँ पर इन सभी के डर को हकीकत में बदल दिया और इन्होंने एक किताब लिखी 95 थीसिस। ठीक है, कब, 1517 में, जहां पर जो एस्टैब्लिश उस टाइम पे चर्च था बच्चों, रोमन कैथोलिक चर्च, इन्होंने ना बाइबल वगैरह पढ़ी और इन्होंने चर्च की फंक्शनिंग को देखा और इनको लगा कि बहुत सी चीजें गलत हैं उसमें, तो इन्होंने अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर दिया और जो जो नई नई चीजें थी वो लिख दी, और बहुत सी चीजें जो प्रैक्टिसेस थी, रिचुअल्स थी रोमन कैथोलिक चर्च की, उनको क्रिटिसाइज कर दिया, उनकी आलोचना भी कर दी। नाउ हिज टेक्स्टबुक प्रिंटेड कॉपी led to a division within the church and the beginning of the Protestant Reformation. अब बच्चों इन्होंने जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक प्रिंटेड कॉपी जो थी, क्या करा इन्होंने, चर्च के ना दरवाजे पे भी लगा दी, उसी 95 थीसिस की कॉपी चर्च के दरवाजे पे भी लगा दी कि ये लो देखो। अब बच्चों होता क्या है, जो मार्टिन लूथर के बहुत से आइडियाज थे, जब लोगों ने पढ़े, लोगों ने सुने, तो बहुत से लोगों ने उसके साथ अलाइन करा, बहुत से लोगों को लगा कि ये तो सही बात लिख रहे हैं, और जिन्होंने भी इनको सपोर्ट करा वो इनके सपोर्टर्स बन गए, एंड दिस पेव्ड द वे फॉर अ रिफॉर्मेशन इन द रोमन कैथोलिक चर्च। तो जो पूरा एक सेक्ट बन के आता है क्रिश्चियनिटी का, इसके बाद जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कैथोलिक्स, वो लोग एक अपना अलग से सेक्ट बना लेते हैं क्रिश्चियनिटी का, जो मार्टिन लूथर के साथ जाते हैं, एंड दैट सेक्ट इज नोन एज द प्रोटेस्टेंट सेक्ट। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आती है। Deeply grateful to the print, Luther said that printing is the ultimate gift of God and the greatest one. तो मार्टिन लूथर को ऐसा लगता है कि देखो यार, मेरे आइडियाज तो कभी ऐसे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, बट ये तो प्रिंटिंग कल्चर है कि जो किताबें छप रही हैं, आइडियाज को मैं इतने सारे लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट। मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से आभारी हूं इस प्रिंट कल्चर के, कि इसकी वजह से लोगों तक मेरे सारे आइडियाज फैले हैं और इतना बड़ा चेंज हम लेकर आ पाए हैं। एंड वो बोलते हैं कि दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये भगवान का अल्टीमेट गिफ्ट है और सबसे बड़ा तोहफा है प्रिंट कल्चर। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the Reformation. अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, इन्होंने 95 थीसिस लिखी, बहुत सी चीजें रोमन कैथोलिक चर्च की क्रिटिसाइज करी, और जब लोगों ने इनके आइडियाज को पढ़ा तो बहुत से लोग इनके साथ अलाइन होने लग गए, और इसके साथ ही एक चर्च में यानी कि क्रिश्चियन धर्म में एक डिवीजन क्रिएट होता है। तो कैथोलिक्स, जिनके लोग खिलाफ थे, कैथोलिक एक अलग सेक्ट है, और ये लोग एक अपना नया सेक्ट बना लेते हैं, विच वाज द प्रोटेस्टेंट सेक्ट। दैट मींस दे वर प्रोटेस्टिंग द कैथोलिक्स। ठीक है, तो इनका एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट बन जाता है, और लूथर को लगता है प्रिंटिंग अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। एंड कहीं ना कहीं बच्चों बहुत से लोगों को यही लगता है कि प्रिंट कल्चर के आने से जब किताबें छपने लगती है, बहुत से आइडियाज मार्केट में सर्कुलेट होने लगते हैं, लोग पढ़ने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो उससे लोगों के दिमाग का विकास होता है। अल्टीमेटली पढ़ाई लिखाई का बच्चों पर्पस क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो उसका पर्पस क्या होता है, टू डिवेलप योर ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो नए आइडियाज को देखने लगता है, सुनने लगता है, सोचने लगता है, एंड कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ने लगती है, आपकी सोच जो है और ब्रॉडन होती है। दैट इज व्हाट बुक्स डू टू यू।
ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा जा रहा है कि एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहाँ पे पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स, लोग जो है अलग तरीके से सोचने लगते हैं, अलग तरीके से चीजों जो एग्जिस्टिंग चीजें होती है उस पर सवाल उठाने लगते हैं। एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़ाई लिखाई वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहाँ पे पीपल आर डिबेटिंग, डिस्कसिंग थिंग्स, नए आइडिया स्प्रेड होते हैं, और इसी की वजह से रिफॉर्मेशन आया भी था। प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, किसी चीज के खिलाफ जाना। अब देखो होता क्या है, एक और एग्जांपल यहां पर बताते हैं। 16th सेंचुरी में मिनोक्यो एक मिलर थे, मिल में काम करते थे, ठीक है, and he began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of the God and the creation of the creation that enraged the Roman Catholic Church. बच्चों 16th सेंचुरी में मिनोक्यो जो थे ये एक मिलर थे, और इन्होंने ना किताबें पढ़ना चालू करा जो इनके लोकेलिटी में आसपास मिल रही थी। किताबें पढ़ते हैं, और किताबें पढ़ने के बाद इनको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो ना एक अपना खुद का आइडिया फॉर्मुलेट करते हैं। पढ़ लिया है उन्होंने, है ना, दिमाग जो है और विकसित हो गया है, तो उन्होंने खुद से रीइंटरप्रेट कर दिया बाइबल जो थी, जो होली बुक होती है किसकी, क्रिश्चियंस की, उसके मैसेज को अपने तरीके से उन्होंने बताया। और साथ ही में एक जो व्यू था कैथोलिक्स का या चर्च का भगवान को लेकर और जो क्रिएशन है उसको लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना व्यू बता दिया कि मेरा व्यू पॉइंट तो ये है कि चीजें ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, या फिर बाइबल को भी रीइंटरप्रेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी इस रीइंटरप्रिटेशन से कि भाई तुम हमारे एस्टैब्लिश्ड बिलीफ पे सवाल कैसे उठा सकते हो, तो रोमन कैथोलिक चर्च बहुत गुस्सा हो जाता है। When the Roman Church began its Inquisition to repress the heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed. The Roman Church, troubled by such effects of popular readings and questionings of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers, began to maintain an index of prohibited books from 1558. तो बच्चों जब मेनोक्यो कहीं ना कहीं आइडिया देते हैं बाइबल का कुछ और इंटरप्रिटेशन और गॉड के बारे में, क्रिएशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं, तो रोमन कैथोलिक चर्च बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वाई आर दे क्वेश्चनिंग आवर फेथ, वाई आर दे क्वेश्चनिंग आवर बिलीव्स। और उसके बाद उन पर एक इंक्विजिशन चालू होती है, मतलब एक कोर्ट बिठाते थे, कैथोलिक जो चर्च होता है वो एक कोर्ट बिठाता था जहां पर मुकदमा चलता था, ठीक है, लोगों पर, जो भी उन्हें ऐसा लगता था कि लोग जो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, सजा सुनानी चाहिए, तो उन लोगों पर एक कोर्ट बिठा दिया जाता था उनको देखने के लिए कि वो गुनहगार है कि नहीं है। इस इंक्विजिशन इन्होंने चालू करी मेनोक्यो के ऊपर, और वहां पर उनकी यही कोशिश थी कि ये जो हेरेटिकल आइडियाज आ रहे हैं, हेरेटिकल का मतलब है कि एस्टैब्लिश्ड बिलीफ के खिलाफ आप जा रहे हो, डिसेंट कर रहे हो, ठीक है, डिसएग्री कर रहे हो किसी चीज से, जो चीज ऑलरेडी आपने लिख दी है किताबों में या फिर बता दिया है धर्म के बारे में, उसके आप जब खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मींस यू आर बीइंग हेरेटिकल। तो ये जो भी हेरेटिकल आइडियाज आ रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करी जा रही थी, और उसी के लिए इंक्विजिशन जो है चालू करी। मेनोक्यो वाज होल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली उनको जो है मौत की सजा सुना दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। रोमन चर्च बच्चों इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि एक के बाद एक ही लोग आकर हमारी फेथ पर, हमारी जो हम जिस चीज को वर्शिप करते हैं, मानते हैं, उस पर कोई कैसे ही सवाल उठा सकता है। तो बहुत सी क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ हो रही थी, पॉपुलर रीडिंग्स के इफेक्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे, एंड इसी वजह से इन्होंने सिवियर कंट्रोल लगा दिया ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एंड बिगैन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। अब इन्हें लग रहा था कि भाई ये ना सारा गुनाह जो है ना हमारी इन प्रिंटेड बुक्स का है। जब से प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आई है, लोग इन्हें पढ़ रहे हैं और लोग जो है डिबेट और डिस्कशंस करने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं, तो इन्हीं को रोक दो। तो इन्होंने बच्चों क्या करना चालू करा, इन्होंने कंट्रोल लगाना चालू कर दिया पब्लिशर्स के ऊपर, बुक सेलर्स के ऊपर, और एक लिस्ट मेंटेन करनी चालू कर दी जहां पर इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब कि ये बुक्स छपनी नहीं चाहिए या सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए मार्केट में। तो सारी बुक्स जहां पर भी इन्हें ऐसा लगता था कि कोई ऐसी बात कह दी गई है जिससे लोग प्रभावित हो जाएंगे और हमारे बिलीफ्स के खिलाफ चले जाएंगे, तो ऐसी पूरी बुक्स का एक इंडेक्स मेंटेन करना चालू कर दिया 1558 से कि इन बुक्स को बैन करो, बंद करो, इनको नहीं आनी चाहिए मार्केट में, नहीं तो लोग तो हमारे पे ही सवाल उठाएंगे। आगे देखिए क्या होता है। नाउ रीडिंग मेनिया इस टाइम पे क्रिएट होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट्स वेंट अप थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी 60 to 80%। अब बच्चों देखो मैक्सिमम यूरोपियन पार्ट्स में लोग अब पढ़ने लिखने लग गए क्योंकि किताबें आ गई हैं, है ना, अनपढ़ कब तक रहेंगे, तो इसी वजह से लोग पढ़ने लिखने लग गए। लिटरेसी रेट्स बढ़ गए 17th और 18th सेंचुरी में 60 से 80% तक बढ़ गए। Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans। तो अलग अलग डिनोमिनेशन यानी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यानी तो अलग अलग जो चर्चेस थे वो लोग अपने जो है वो एक तरीके से बच्चों स्कूल सेटअप करते हैं विलेजेस के अंदर, और कहीं ना कहीं वो जो है
गांव गांव तक जाके स्कूल सेटअप कर रहे हैं ताकि वहां पर भी जो लोग हैं वो भी पढ़ सके, लिख सके, पेजेंट्स और आर्टिसंस को भी लिटरेट बना सके, तो जो लोग अनपढ़ है उनको भी लिटरेसी हम दे सके। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यूअर ऑडियंसेस। अब बच्चों नए नए यहाँ पे पॉपुलर लिटरेचर आते हैं अलग अलग ऑडियंसेस को टारगेट करते हुए, जैसे एल्मनाक या रिचुअल कैलेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम, जैसे जो पंचांग आता है ना वैसा रिचुअल कैलेंडर आने लग गया, बैलेड्स आने लग गई, शूरवीर की कथाएं, फोक टेल्स, लोक कथाएं। इंग्लैंड के अंदर पेनी चैप बुक्स इंट्रोड्यूस कर दी, जो पेटी पेडलर्स जो है कैरी करते थे, जिनको चैपमैन बोला जाता था, सोल्ड फॉर अ पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। तो पेनी चैप बुक्स होती थी, छोटी छोटी सी किताबें होती थी, एक एक पेनी की बिकती थी, और चैपमैन जो है इन्हें अलग अलग जगह पे लेकर जाते थे, बेचते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके, ताकि बच्चों जो एकदम गरीब से गरीब इंसान भी है, एक पेनी तो है ही ना उसके पास, तो सस्ते में जो है वो किताबें खरीदे और हर एक व्यक्ति तक किताबें पहुंच सके। बिलियोथिक ब्लू, फ्रांस में एक किताब आती है बच्चों, दीज वर द लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। तो बिलियोथिक ब्लू जो है ये किताबें आती हैं, और यहाँ पे देखो बिलियोथिक ब्लू लिखा है ना, तो इस किताब में क्या है, मतलब ये किताब बहुत ही सस्ते से पेपर पे इन्होंने छाप दी है, इस वजह से कम प्राइस में भी बेच दी जाती थी, और चीप ब्लू कवर्स में इसको लगा दिया जाता था। वही पुअर पुअर क्वालिटी पेपर पे सस्ते में इसलिए बेच रहे हैं ताकि गरीब लोगों तक इनको पहुंचा सके। romances printed on 4 to 6 pages, more substantial stories which were stories about the past। तो सारी चीजें प्रिंट होने लग गई थी। इसी के साथ आगे देखते हैं, फ्रॉम द अर्ली 18th century periodical press डेवलप हो गई थी which combined information related to current affairs with entertainment। अब बच्चों और भी यहाँ पर देखो 18th सेंचुरी से पीरियोडिकल प्रेस क्या होती है, जैसे जो वीकली या मंथली छापते हैं ना एडिशंस, तो वैसे पीरियोडिकल प्रेस भी डेवलप हो गई थी, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, दुनिया भर में क्या चल रहा है वो जो करंट अफेयर्स है, एंटरटेनमेंट की न्यूज है, वो सब छपने लगती थी। जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स इंफॉर्मेशन कैरी करते थे रिलेटेड टू वॉर्स, ट्रेड, डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, तो जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स छपने लग गए। आइजैक न्यूटन की डिस्कवरीज थी, उनको पब्लिश करा जाता था, जो कि साइंटिफिकली माइंडेड लोग होते हैं, जो जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता है उनके लिए। थिंकर्स की राइटिंग जैसे थॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो, इन सब की राइटिंग्स को भी लोग पढ़ने लग गए, बहुत वाइडली लोग पढ़ने लग गए। दस देयर आइडियाज अबाउट साइंस, रीजन एंड रैशनैलिटी फाउंड देयर वे इनटू द पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पे ना बेसिकली बात ये हो रही है कि एक रीडिंग मेनिया चालू हो गया है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की किताबें छपने लगी हैं, अलग अलग ऑडियंसेस को केटर करने के लिए, सस्ती हो, महंगी हो, रोमांसेस हो, नॉवेल्स हो, साइंटिफिक बुक्स हो, अलग अलग फिलोसोफर्स की किताबें हैं, हर एक टाइप की किताब, हर एक अलग अलग इंसानों को केटर करते हुए यहाँ पे किताबें छपने लगी हैं, प्रिंट होने लगी हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंचने लगी हैं। तो साइंस के आइडियाज, रीजन, रैशनैलिटी के आइडियाज लिटरेचर में आ गए थे। और इसी के बाद बात आती है ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों अभी तक तो हमारे रिलीजियस लीडर्स को डर लग रहा था कि हमारे धर्म पे खतरा आ रहा है इस प्रिंटेड मटेरियल की वजह से, लेकिन अभी पता है एक और कुछ और व्यक्तियों को भी डर लगने वाला है, और वो है हमारे राजा महाराजा। तो जो टायरेंट्स बने हुए थे इस टाइम पे वर्ल्ड में, है ना, टायरेंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा रूलर जिसकी पावर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इस टाइम पे मैक्सिमम यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो हर जगह पर मोनार्कियल रूल था, मोनार्कियल शासन चल रहा था, और राजा महाराजा थे, प्रजा बस हंजी हंजी करती थी, और राजा महाराजा का जो भी मन करता था वो करते थे, है ना, जो मन में आता था वो करते थे, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रूल करते थे, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी पावर को एक्सरसाइज करते थे। तो यहीं पे बात हो रही है ट्रेम्बल, घबरा जाओ, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों घबरा जाए टायरेंट्स, देखिए, तो बुक्स को एक मींस कंसिडर, एक माध्यम कंसिडर करा जाता था प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट के आइडिया स्प्रेड करने के लिए, है ना। तो बच्चों प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट, बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड करना, आगे लेकर जाना समाज को, ऐसे ऐसे आइडियाज बुक्स जो है लोगों के अंदर फैला रही थी। अकॉर्डिंग टू लुई सेबेस्टियन मर्सियर, who was a novelist in the 18th century, France said that the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away। मर्सियर ना एक नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, और ये बोलते हैं कि फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे, और ये बोलते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये एक बहुत पावरफुल इंजन है जो कि लोगों को किसकी तरफ लेके जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ, एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। और एक तरीके से बच्चों प्रिंटिंग प्रेस है इंजन, इंजन ही रेलगाड़ी को आगे लेकर जाता है। तो एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा इंजन है जो लोगों को प्रोग्रेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, आगे बढ़ के लेकर जाएगा। और पब्लिक ओपिनियन,
प्रिंटिंग प्रेस से जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगी वो ऐसी क्रिएट होगी कि उससे जो डेस्पोटिक रूल अभी जो चल रहा है राजा महाराजा का ऐसा शासन जिसपे कोई रुकावट नहीं है, उस डेस्पोटिज्म को खत्म कर देगी पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन लोगों की ऐसी बन जाएगी कि दे विल गो अगेंस्ट द किंग, दे विल गो अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ द मोनार्की। तो ऐसी थिंकिंग बनेगी, ऐसी पब्लिक ओपिनियन बनेगी कि हमारी जो भी मोनार्कियल रेजिम चल रही है इसको हटा दिया जाएगा। Convinced of the power of the print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed that tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer। ठीक है, तो यहां पर क्या कहानी चल रही है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि कन्विंस्ड, लोग कन्विंस थे प्रिंट की पावर पे कि प्रिंट जो है कि एनलाइटनमेंट नॉलेज जो है लोगों के अंदर लेकर आएगा और जो डेस्पोटिक शासन है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। और मर्सियर ने इसलिए बोला कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो एक चेतावनी दे रहे हैं कि घबरा जाओ, थरथरा जाओ, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो और तुम्हें पता है डरना किससे चाहिए, राइटर्स से। जो लोग अपने आइडियाज को बुक्स में लिख रहे हैं उससे तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि कल को यही आइडियाज जब लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को जब पता चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है एंड हाउ दे कैन गेट रिड ऑफ योर रूल, तो लोग, पीपल विल कम आफ्टर यू एंड पीपल विल नॉट लीव यू। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पर वो बोलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बात हो रही है। Print culture created the conditions within which French Revolution occurred. 3 types of arguments have usually been put forward. तो बच्चों प्रिंट कल्चर ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी। अब आप लोगों को लगता है फ्रेंच रेवोल्यूशन लोग लेकर आए, लेकिन लोग क्यों लेकर आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्यों लोगों ने एक ऐसी कोशिश करने की जरूरत करी कि जहां पर दे वर डिटरमिन्ड कि हम यहाँ पे जो राजा का शासन है उसको खत्म कर देंगे। हाँ, क्यों वो मोनार्की बदलना चाहते थे? बिकॉज उन तक वो सारे आइडियाज पहुंच गए थे उनके दिमाग से। यहां से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हुई। पीपल, जो पब्लिक ओपिनियन है वो ऐसा फॉर्म हो गया कि दे हैव टू रिमूव दिस डिस्पोटिक रूल। और ये पब्लिक ओपिनियन लाने के लिए किसका योगदान है? हमारे प्रिंट कल्चर का, और प्रिंट कल्चर में छपे हुए उन आइडियाज का जो कि अलग अलग फिलोसोफर्स दे रहे थे। तो इट लेड द ग्राउंड, जो प्रिंट कल्चर था उसने ग्राउंड बनाया है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है। तो प्रिंट कल्चर ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। 3 आर्ग्यूमेंट्स यहां पर दी जाती हैं। क्या क्या 3 आर्ग्यूमेंट्स है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि प्रिंट ने पॉपुलराइज कर दिया आइडियाज ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स, कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंटरी ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality। बच्चों यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्रिंट कल्चर के आने की वजह से जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जो चेंज लाना चाहते थे, जो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते थे, उन सभी एनलाइटनमेंट थिंकर्स की जो आइडियाज हैं वो लोगों के बीच में पहुंच गए। और इनकी जो राइटिंग्स थी, उन राइटिंग्स में क्या लिखा होता था? उन राइटिंग्स में कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस चल रहे थे, जो चर्च बताता था, या जो एक सुपरस्टिशन लोगों के अंदर क्रिएट कर रखा था, अंधविश्वास जो क्रिएट कर रखा था, डेस्पोटिक शासन को जस्टिफाई जो कर रखा था कि जो राजा राज कर रहे हैं ना, राजा तो हमारे भगवान का अवतार है। तो इस तरीके से जो एक सोच समाज में इन सभी लोगों ने बना रखी थी, चर्च ने और नोबिलिटी ने और राजा महाराजा ने, उस सभी सोच को क्रिटिसाइज करते हुए एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने लिखा है। और वो ये आर्ग्यू करते थे कि रीजन का रूल होना चाहिए रादर देन कस्टम। ये नहीं कि कस्टमरी जो चीज चलती आ रही है कि ये तो हमारा कस्टम है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, तो राजा रूल कर रहे हैं, चर्च में भी ऐसे ही चलता आ रहा है, कुछ लोगों के पास पैदा होते ही प्रिविलेजेस हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कस्टम के थ्रू रूल नहीं चलेगा, रीजन के थ्रू चलेगा। जो चीज सही है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि गलत कर रहे हो आप धर्म के नाम पे कुछ भी या ट्रेडिशन के नाम पे कुछ भी। ठीक है, और वो जो है बच्चों रीजन और रैशनैलिटी की बात करते हैं। उन्होंने जो चर्च की सेक्रेड अथॉरिटी थी उसको अटैक करा, डेस्पोटिक पावर जो थी स्टेट की, राजा की, उसको अटैक करा, thus eroding the legitimacy of the social order based on tradition. The writings of Voltaire and Rousseau were read widely. तो यहाँ पे वही बात है कि जो बच्चों एक सेक्रेड अथॉरिटी, अपने आप को जो एक बहुत सेक्रेड दिखा रखा था चर्च ने कि सेक्रेड होने के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं समाज में, ठीक है, कुछ भी गलत करेंगे तो हाँ चर्च के पास तो अथॉरिटी है, राजा है, कुछ भी गलत करेंगे उनके पास तो अथॉरिटी है, सेक्रेड अथॉरिटी है, भगवान के अवतार हैं। तो इस तरीके से जो भी इनकी अथॉरिटी थी उस पर अटैक करते हैं हमारे सारे थिंकर्स। और कहीं ना कहीं जो एक लेजिटिमेसी थी, जो पावर थी, ठीक है, किसकी? हमारे रूलर्स की, उस टाइम पे मोनार्क्स की और चर्च की, उस लेजिटिमेसी को खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और बहुत सी जो राइटिंग्स थी वोल्टेयर की, रूसो की, इन सभी राइटिंग्स को लोग पढ़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, जो भी हमारे साथ हो रहा है ये ठीक नहीं है। सेकेंडली हम यहाँ पे क्या देखते हैं? प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब बच्चों लोगों को आइडियाज तो समझ में आ गए,
है ना, लोगों ने पढ़ लिया, उनको उनको लगा कि हाँ ये जो राजा का शासन है ना ठीक नहीं है, चर्च को ये जो प्रिविलेजेस दे रखे हैं ना हमने ये भी ठीक नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लोगों को ये बात जब समझ में आती है उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहां पर डायलॉग्स एंड डिबेट्स चालू हो जाते हैं। All values, norms, institutions were re-evaluated, discussed by the public that had become aware of the power of reason and recognized the need to question existing ideas and beliefs. And within this public culture, new ideas of social revolution came into being. अब एक डायलॉग और डिबेट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है जहां पर लोग जो हैं, अब सबको जब ये नॉलेज और ज्ञान मिला है तो सारे लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये अभी तक जैसा होता है ये होता क्यों आ रहा है, राइट? जो ये राजा का रूल है क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? सो पीपल आर डिस्कसिंग दिस। बहुत से लोग साथ में मिलकर बैठकर ये सारे आइडियाज को, इन पे सवाल उठाने लगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। सवाल उठाने लगते हैं और रीजनिंग की पावर को वो समझते हैं कि हाँ हमें ना, मतलब ऐसी कोई भी चीज हमें बता दी जाए तो हमें मान नहीं लेना चाहिए, वी शुड क्वेश्चन कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज, मतलब दिस इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। और इसी पब्लिक कल्चर में बच्चों एक सोशल रेवोल्यूशन का जो आइडिया है वो लोगों के अंदर आता है। अब लोगों को लगता है कि यार ठीक है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और एक दूसरे के साथ वो एग्री भी करते हैं, देन दे डिसाइड कि हाउ डू वी हैव टू चेंज इट, हम इस चीज को बदलेंगे कैसे? तो हमें एक रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, हमें जो है समाज में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। Thirdly, by the 1780s, outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. So in this process, it raised questions about the existing social order. Cartoons and caricatures typically suggested that the monarchy remained absorbed in only sensual pleasures, while the common people suffered immense hardships. The literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. इसी के साथ बच्चों इस टाइम पे ऐसा प्रिंट कल्चर सर्कुलेट होने लगता है जहां पे कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा था, मॉक करा जा रहा था हमारे रॉयल्टी को। तो वही जो राजा महाराजा थे, जो चर्च के लोग थे, उनको मॉक करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनकी जो मोरालिटी, वो जो बताते थे कि हम देखो वी आर प्योर, हम भगवान के अवतार हैं, और इतना मोरालिटी का जो वो ज्ञान देते थे उस सभी पर क्रिटिसाइज करा जा रहा था। इस प्रोसेस में बहुत से सवाल उठते हैं एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पे, कि जो सोशल ऑर्डर इन लोगों ने बना रखा है जिसके थ्रू ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कॉमन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें सवाल उठने लगे। कार्टून्स और कैरिकेचर्स आते थे जिसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाता था कि जो मोनार्की है, जो राजा महाराजा है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, इन्हें बाकी कोई मतलब नहीं है कि लोग जो है इनके जो राज्य में रह रहे हैं वो किस तरीके से सफर करें। कॉमन लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये सारा लिटरेचर जो है बच्चों कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड सर्कुलेट होता है सारे के सारे लोगों के बीच में, ताकि सरकार की नजर में ना आए, राजा की नजर में ना आए, तो इसको अंडरग्राउंड सर्कुलेट करा जा रहा था। और इस लिटरेचर से भी लोगों के अंदर जो वो हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स हैं, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट वाले सेंटिमेंट्स हैं, जो राजा के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं, वो सारे सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी तीनों, कि एक तो पॉपुलर थिंकर्स के आइडियाज का पॉपुलराइज होना, एनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज का पॉपुलराइज होना, उसके बाद डिबेट्स और डिस्कशंस का एक जो सोसाइटी है वो क्रिएट हो गई थी। लोग जो है रीजन और रैशनैलिटी पे बात करने लगे थे, सवाल उठाने लगे थे, सोशल रेवोल्यूशन पर डिस्कशंस करने लगे थे। और तीसरी चीज, ये जो मॉक करा जा रहा था, है ना, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, और उसी के साथ राजा महाराजा की मोरालिटी पे सवाल उठाए जा रहे थे इस पर्टिकुलर लिटरेचर के थ्रू, इसको भी सर्कुलेट किया जाने लगा अंडरग्राउंड। और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की वजह से एक ऐसी वो क्रिएट होती है वेव कि लोग बोलते हैं चलो भाई अब हम हटाएंगे इस मोनार्की को, बहुत हो गया इनका, ये जो डेस्पोटिक शासन था बहुत चल गया, नाउ वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन। और वो जो रिबेलियस आइडियाज हैं वो लोगों के अंदर बच्चों आ जाते हैं, बस जाते हैं, एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अगेंस्ट द मोनार्की क्रिएट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे 19th सेंचुरी की। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जरा 19th सेंचुरी की बात करते हैं और एक स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की बात करेंगे कि उनमें किस तरीके से जो है हमारा प्रिंट कल्चर फैल रहा था, कौन सी किताबें लोग पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन बिकेम अ कंपल्सरी थिंग फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी एंड चिल्ड्रन बिकेम इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। तो बच्चे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाते हैं रीडर्स की। कब से? हमारी 19th सेंचुरी से, लेट 19th सेंचुरी से, जब प्राइमरी स्कूलिंग को, प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बना दिया गया। ठीक है, तो अब बच्चों के लिए भी किताबें बनानी पड़ेंगी। प्रोडक्शन जो है स्कूल टेक्स्ट बुक्स की चालू होती है और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफी क्रिटिकल चीज बन गई। चिल्ड्रंस प्रेस थी, मतलब सिर्फ ऐसी प्रेस बना दी, प्रिंटिंग प्रेस, जहां पे सिर्फ बच्चों के लिए किताबें छप रही हैं। ठीक है, सारा वही लिटरेचर छप रहा है जो कि बच्चों के लिए होगा।
फ्रांस में सेटअप हुई थी 1857 में। इसके बाद ग्रिम ब्रदर्स जो थे बच्चों जर्मनी के अंदर, इन्होंने बहुत साल लगा दिए कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पेजेंट्स। तो अलग अलग लोक कथाएं होती थी, पेजेंट से गैदर करी और उन्हीं लोक कथाओं को बच्चे की कहानियों का, बच्चों की कहानियों का आकार दिया और इन्होंने बच्चों स्टोरीज अपनी पब्लिश करी। इन्होंने कलेक्शन अपनी एक बनाई पूरी एंड उन स्टोरीज को पब्लिश करा 1812 में। जो भी चीज कंसिडर करी जाती थी अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलिट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन एंड दीज रूरल फोक टेल्स दस रिक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म। तो आप ये जो लिटिल रेड राइडिंग हुड और ये सब कहानियां जो बचपन में पढ़ते हो बच्चों, ये सारी ग्रिम ब्रदर्स ने एक तरीके से कंपाइल करी थी पेजेंट से सुन सुनकर कि ये फोक टेल्स हैं, वो सब फोक टेल्स हैं, और उन्हीं फोक टेल्स को बच्चों की कहानियों का रूप दिया। और जो भी चीज जो एलीट लोगों को वल्गर लगती थी या लगता था बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, उसको पब्लिश नहीं करा जाता था, बाकी कहानी को पब्लिश कर दिया जाता था। और उसी के साथ विमेन की अगर बात करें तो विमेन भी इस टाइम पे रीडर्स और राइटर्स दोनों ही बनती हैं, पढ़ने भी लगती हैं और लिखने भी लगती हैं। पेनी मैगजीन्स स्पेशली मेंट फॉर विमेन वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। बहुत सी पेनी मैगजीन्स वही जो एक एक पेनी में बिक जाती थी वो बनाई जाती हैं, जहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली हुआ करती थी, जहाँ पे उन्हें प्रॉपर बिहेवियर, किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है, एक्ट करना है, घर बार का काम, वो सब सिखाया जाता था। बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर विमेन जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। ये सारी नॉवेलिस्ट हैं उस टाइम की, काफी फेमस, आज भी लोग इनकी किताबें पढ़ते हैं। राइटिंग्स बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमन, अ पर्सन विद स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। और बच्चों इन सभी राइटर्स की जब जो कहानियां छपती थी उसमें ना कहीं औरत जो होती थी, जो फीमेल कैरेक्टर होता था, उसको ऐसे डिपिक्ट करा जाता था कि शी इज ऑल्सो पर्सन विद स्ट्रेंथ एंड विल पावर एंड रीजन। क्योंकि पहले उस टाइम पे जो समाज था वहां क्या सोचा जाता था कि सोचने की पावर जो है, समझदार जो है वो सिर्फ आदमी है, औरत तो बेवकूफ है। लेकिन इन कहानियों में इस तरीके से दिखाया जाता था कि एक नए तरीके की वुमेन जो इंडिपेंडेंट है, जो जिसके पास एक थिंकिंग पावर है, विद पर्सनालिटी, विद स्ट्रेंथ, विद द डिटर्मिनेशन, वैसे तरीके से पोर्ट्रे करा जाता था। वर्कर्स की बात करें तो 19th सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज थी, जहां पे आपको जो है आप ले लेते थे किताब और फिर वापस करनी होती थी, मतलब सॉर्ट ऑफ किराए पे ले ली बुक्स, है ना। तो ऐसी लर्निंग लाइब्रेरीज इंग्लैंड में बन गई थी, जहां पर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस, लोअर मिडिल क्लास जो लोग थे वो एजुकेशन अपनी हासिल कर सकते थे यहाँ से किताबें ले लेकर। सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास थी, ये बच्चों खुद के लिए लिखते भी थे। आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड, द वर्कर्स रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। तो आप सोचो, आप लोगों के पास से पढ़ने का काम है तो भी नहीं पढ़ते, और यहाँ पर वर्किंग क्लास थी बच्चों, हाउ डिटर्मिन्ड वर दे कि उन्होंने, हमने अपने बचपन में तो पढ़ाई नहीं करी, बट नाउ व्हाइल वी आर वर्किंग वी वांट टू गेट एजुकेटेड, वी वांट एजुकेशन एंड दे स्टार्टेड टीचिंग देमसेल्व्स। खुद ही जो है वो किताबें ले लेकर पढ़ते थे लाइब्रेरीज से, और खुद ही को सेल्फ एजुकेट करते थे, खुद ही पढ़ लेते थे, ठीक है। स्कूल वूल नहीं जाते थे कहीं पे, किताबें लेकर खुद ही पढ़ लेते थे। और फिर जब उन्हें फ्री टाइम मिलता था, जब वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए थे, तो जो भी फ्री टाइम बचता था उसमें वो लिखा भी करते थे, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स या फिर जो अपनी आत्मकथा होती है, ऑटोबायोग्राफी, उसको भी लिखा करते थे। फर्दर इनोवेशंस यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में आती हैं, किस तरीके से देखते हैं। लेट 18th सेंचुरी में प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, तो मेटालिक प्रेस बन गई। उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो ने, जो न्यूयॉर्क के थे, ही परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई बच्चों, इस तरीके की सिलेंड्रिकल प्रेस, पावर ड्रिवन, जो बिजली से चलती थी, और ये जो है 8000 शीट्स पर आवर की स्पीड पे प्रिंट करती थी। साथ ही में लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस आती है, जिसमें एक ही टाइम पे 6 रंग प्रिंट हो सकते थे। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, अभी जो है एक ही टाइम पे 6 रंग प्रिंट हो रहे हैं। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आ गई, जिससे कि प्रिंटिंग ऑपरेशंस और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। मेथड्स जो है, फीडिंग पेपर के इम्प्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो पेपर को फीड करने का जो मेथड होता था, प्रिंटिंग प्रेस में डालने का पेपर, वो मेथड इंप्रूव होता है। प्लेट्स की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव होती है। ऑटोमेटिक पेपर रील्स, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, मतलब आप कंट्रोल कर सकते थे इतना सैचुरेशन, इतनी ब्राइटनेस, वो सब कंट्रोल वगैरह ये सब आ गया। 1920s इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शिलिंग सीरीज, डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज आल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन। शिलिंग सीरीज आ गई थी इंग्लैंड के अंदर 1920s में, और ये बहुत सस्ते से किताबें होती थी, इनको सीरीज में जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से बेचा जाता था। डस्ट कवर या बुक जैकेट इंट्रोड्यूस करी गई थी कि आपकी किताब गंदी ना हो जाए, ये भी 20th सेंचुरी इनोवेशन थी कि किताब पे कवर लगा लो, ठीक है। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन जब बच्चों ग्रेट डिप्रेशन आता है और पूरी इकोनॉमी की बैंड बज जाती है 1930s में, पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन द बुक परचेजेस एंड टू सस्टेन बाइंग दे बॉट आउट चीप पेपरबैक एडिशंस। तो यहाँ पर देखो, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो पब्लिशर्स को ये डर लग गया कि अब जो है लोग किताबें नहीं खरीदेंगे। जब इंसान अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परचेज नहीं कर पाएगा, बेसिक जरूरतों को नहीं खरीद पाएगा, तो वो किताबें कैसे खरीदेगा। तो इन ऑर्डर टू सस्टेन बाइंग, कि लोग फिर भी जो है किताबें खरीदते रहे, तो नए नए पेपर बैक, जो सस्ते से पेपर बैक एडिशंस थे, उनको पब्लिशर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि
एटलीस्ट बहुत कुछ ना खरीदे बट कुछ कुछ तो किताबें लोग खरीदते रहे। तो ये सस्ती किताबें रहेंगी तो लोग इनको खरीदते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों यूरोप से लेकर हम आ गए हैं इंडिया में, और इंडिया में वर्ल्ड ऑफ प्रिंट की हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से भारत के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैलती है वो हम देखने वाले हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले कैसे छापते थे हम लोग, कैसे प्रिंटिंग का काम चलता था, मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो होता था। इंडिया में एक रिच और ओल्ड ट्रेडिशन रहा है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, जो कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, ये सारी भाषाओं में लिखी जाती थी और बहुत सी लोकल यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स, पाम की पत्तियों पर भी लिखा जाता था, या फिर हाथ से बना हुआ जो पेपर है उसके ऊपर भी लिखा जाता था। पेजेस समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, और बहुत बारी पेजेस को सुंदर वहां पर नकाशी करके, इलस्ट्रेट भी, नकाशी तो नहीं बट हाँ सुंदर तरीके से इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स वगैरह उसमें बनाई जाती थी। इधर प्रेस बिटवीन वुडन कवर्स और स्यून टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन। और बच्चों अब ऑब्वियसली ये मैन्यूस्क्रिप्ट गुम सकती है, फट सकती है, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए इसको या तो स्यू कर दिया जाता था, पेपर्स को सिल दिया जाता था आपस में, या फिर इनको जो है वुडन कवर्स के बीच में प्रेस करके रख दिया जाता था। उसी के साथ प्रॉब्लम्स ये थी कि दे वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। तो एक तो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, क्योंकि देखो कितना एफर्ट लग रहा है एक एक मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने में, तो बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी। और फ्रैजिल, फ्रैजिल का मतलब है नाजुक है, फट सकती है, टूट सकती है, गुम सकती है, वो वाली चीज है। स्क्रिप्ट जो है अलग अलग स्टाइल्स में लिखी होती थी, तो इसलिए उसको इजीली पढ़ा नहीं जाता था। तो जो लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी कि अलग अलग स्टाइल में लोग लिख देते थे, तो उसको पढ़ने में डिफिकल्टी आती थी। प्री कॉलोनियल बंगाल में एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है विलेज प्राइमरी स्कूल्स का एग्जिस्ट करता था, जहां पे स्टूडेंट्स ओनली लर्न टू राइट। प्री कॉलोनियल बंगाल के अंदर बच्चों लोग स्कूल जाते हैं और वहां पर क्या उनको सिखाया जाता था, सिर्फ लिखना सिखाया जाता था, पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ लिखना सिखाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के। उसके बाद ऑब्वियसली इस दिक्कत को सुधारने के लिए हमारा प्रिंट कल्चर इंडिया आ जाता है। कब आता है, मिड 16 सेंचुरी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा आती है पोर्टुगीज मिशनरीज के साथ में। तो बच्चों जो पोर्टुगल से लोग आ रहे थे अपने धर्म, क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए, है ना, अपने धर्म को फैलाने के लिए जो मिशनरीज थे, ये सारे गोवा आते हैं और मिड 16 सेंचुरी में ये पहली प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट तमिल बुक को प्रिंट करा 1579 में एट कोचिन, एंड इन 1713 सॉरी। तो बच्चों पोर्टुगीज मिशनरीज अपना धर्म, जो भी इनका धर्म था, उसको स्प्रेड करने आ रहे थे। ठीक है, नॉट नेसेसरीली द क्रिश्चियन रिलीजन बट या आई थिंक क्रिश्चियन रिलीजन। ठीक है, तो मिशनरी क्या होता है, कोई भी जो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने आ रहे हैं, जैसे हमने अभी बुद्धिस्ट मिशनरीज भी देखे थे इनिशियली। चलिए उसके बाद कैथोलिक प्रीस्ट, हमारे जो कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन धर्म का कैथोलिक सेक्ट के जो पंडित थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने पहली तमिल बुक को प्रिंट करा था 1579 में कोचिन में, एंड 1713 में पहली मलयालम बुक भी प्रिंट करी जाती है। इंग्लिश प्रेस जो है बच्चों, इंग्लिश में छपने वाली प्रेस ग्रू क्वाइट लेट इन इंडिया, इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी began to import presses from the late 17th century। तो इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस जो है काफी बाद में चालू होती है। ऑल्दो हम यही देख रहे हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहीं ना कहीं प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस बाहर से मंगाने लग गए थे, बट स्टिल जो इंग्लिश प्रेस है वो काफी बाद में चालू होती है। एक वीकली मैगजीन थी बंगाल गेजेट के नाम से, जो कि एडिट करी जाती थी जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो क्या कंट्रोवर्सी होती है। Advertisements were published by Hickey and he also published a lot of gossip about the company's senior officials in India। तो हिकी ना इस पर्टिकुलर वीकली मैगजीन में, हर वीक आती थी ये मैगजीन, इसको एडिट करते थे, तो इसमें बहुत सी एडवर्टाइजमेंट जो ऐड होती थी वो सब छपती थी। उसी के साथ इन्होंने कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप इसमें छापनी चालू कर दी। इससे जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो सजा सुनाते हैं हिकी को, और ऐसे बहुत से ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना चालू करते हैं ताकि बच्चों दे कैन काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हिकी की ये जो गॉसिप उन्होंने छापी है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उसकी इमेज को जो है खतरा पड़ गया है या इमेज खराब हो गई है। तो इसी इमेज को सुधारने के लिए ऐसी बहुत सी काउंटर इन्फॉर्मेशन छापी जाती है कि देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, मतलब ये जो गॉसिप छापी है वो तो सारी झूठ है। तो उसको काउंटर करने के लिए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज देन प्रिंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। 18th सेंचुरी के अंत तक बहुत से न्यूज़पेपर्स जर्नल्स आने लगते हैं। इसी के साथ बच्चों रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स की बात करते हैं। जिस तरीके से यूरोप के अंदर भी जो हमारे रिलीजियस लोग थे उनको ये डर था ना
कि कहीं ना कहीं हमारे अथॉरिटी पे खतरा है। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, सेम चीज इंडिया में होती है। यहाँ पर भी बच्चों अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत से नए नए इंटरप्रिटेशंस आते हैं ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत से नए नए इंटरप्रिटेशंस करे गए, बहुत सी नई नई चीजों को इंटरप्रेट करा गया ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों के लिए। Some criticized the existing practices and campaigned for reform, while others countered the arguments of reformers. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they also shaped up the nature of the debate. तो कहीं ना कहीं देखो, धीरे धीरे जब नए नए इंटरप्रिटेशन जो है बच्चों धर्मों को लेकर वो फैलने लगते हैं, लोग अलग तरीके से धर्म को समझने लगते हैं। बहुत से लोग एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस थी धर्मों की, जो धर्म चीजें थी बहुत सी धर्मों की, उनके खिलाफ भी बहुत से लोग जाते हैं, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हैं। और वहीं पर बहुत से लोग इन रिफॉर्मर्स के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर भी करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक माहौल बन गया कि लोग देख रहे हैं यार धर्म तो गलत सिखा रहा है, ये गलत चीज है धर्म से रिलेटेड, और वो लोग धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहीं पे जो हमारे पंडित वगैरह हैं ना, जो बिल्कुल धार्मिक लोग हैं, जो एस्टैब्लिश्ड पर्संस हैं विद इन द रिलीजन, है ना, जो भी अब जैसे हिंदू धर्म है या इस्लामिक धर्म है, किसी भी धर्म के जो एस्टैब्लिश्ड पर्संस है, पर्संस ऑफ अथॉरिटी, वो लोग फिर इन्हीं रिफॉर्मर्स के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करके एक्सप्लेन करें कि नहीं नहीं धर्म में ये तो बात सही कही गई है। बहुत से प्रिंटेड ट्रैक्ट्स थे, न्यूज़पेपर से नए नए आइडियाज को स्प्रेड भी कर रहे थे, लेकिन बहुत से डिबेट्स को और लोगों के दिमागों को शेप अप भी कर रहे थे। न्यू आइडियाज जो है नी क्लैशेस से इमर्ज होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, आई होप ये दिख रहा है, लाल पीला नीला जो भी लिखा है। देखो नहीं पढ़ा जा रहा तो बताते हैं। टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। तो एक जगह पे बच्चों रिफॉर्मर्स थे और एक जगह पे हमारी ऑर्थोडॉक्सी थी। ठीक है, रिफॉर्मर्स वो लोग थे जिनको बदलाव लाना था धर्म में, और एक जगह पे हमारी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी जिनको कोई चेंज नहीं लाना था, जो जैसी चीजें चल रही हैं वैसी चलती रहे, पुरानी सोच के लोग हैं। तो यहाँ पर बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि विडो इमोलेशन, मोनोथीज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री। तो विडो इमोलेशन आप सभी को पता है, एक सती प्रथा चलती थी जहां पर जो औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसको भी उसी फ्यूनरल पायर पे बैठकर जला दिया जाता था। तो इस प्रैक्टिस के खिलाफ रिफॉर्मर्स बोलने लगते हैं और क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मोनोथीज्म होता था, मोनोथीज्म मतलब एक ही भगवान को मानना। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, जो ब्राह्मण प्रीस्टहुड चलाते थे जहां पे कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर आते थे। आइडोलेट्री, आइडल वर्शिप। तो इन सभी चीजों पर सवाल उठने लगते हैं, इन सभी चीजों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं रिफॉर्मर्स, और वहीं पर जो ऑर्थोडॉक्सी है वो उसके खिलाफ मतलब अपना एक्सप्लेनेशन, अपना स्टैंड बताती है कि नहीं ये चीज सही है, ये चीज सही है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे बच्चों, आप सभी को पता है, ही वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर। इन्होंने अपनी संबद्ध कौमुदी को पब्लिश करा 1821 से, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने समाचार चंद्रिका पब्लिश कर दी टू अपोज राम मोहन रॉयज ओपिनियन। तो राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर की तरह चीजों को पब्लिश करे कि वाई दिस थिंग इज रॉन्ग, वाई इट शुड बी चेंज, और उसी को काउंटर करने के लिए जो ऑर्थोडॉक्सी है उन्होंने समाचार चंद्रिका पब्लिश कर दी टू काउंटर द ओपिनियंस। फ्रॉम 1822 दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी देखे गए, जामे जहां, नामा एंड शमसुल अखबार, एंड इन द सेम ईयर एक गुजराती न्यूज़पेपर भी आता है, बॉम्बे समाचार। तो अलग अलग देखो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स छप रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में उलामा वर डीपली एंग्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ द मुस्लिम डायनेस्टीज, फियर दैट द कॉलोनियल रूलर्स वुड एनकरेज कन्वर्जन, चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉज। तो उलामा जो थे बच्चों, जो रिलीजियस स्कॉलर थे इस्लामिक धर्म के, वो काफी ज्यादा डरे हुए थे कि जो मुस्लिम डायनेस्टीज हैं, एक तो इन्हें ब्रिटिशर्स हटा देंगे। ठीक है, मुस्लिम जो रूल चल रहा है, मुस्लिम जो शासन चल रहा है, उन रूलर्स को हटा दिया जाएगा, शासन खत्म कर दिया जाएगा। उसी के साथ उन्हें ये भी डर था कि ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को कन्वर्ट करा देंगे, है ना, लोगों का धर्म हटवाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करा देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे, साथ ही में जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उन्हें बदल देंगे। तो दे वर वेरी फियरफुल अबाउट इट। इन ऑर्डर टू काउंटर दिस इन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस यूज करी, पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशंस जो है होली स्क्रिप्चर्स के उनको छापना चालू करा, रिलीजियस न्यूज़पेपर्स, ट्रैक्ट्स छापने चालू करे। तो देखो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारा जो इस्लामिक धर्म है उस पर कोई सवाल ना उठाए और लोग भूल ना जाए कि उनका धर्म कैसा है, हाउ दे हैव टू कंडक्ट देमसेल्व्स। इस वजह से सस्ती लिथोग्राफिक प्रेसेस में इन्होंने पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशन जो होती थी रिलीजियस टेक्स्ट की, उनको छापना चालू करा। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाना चालू करा ताकि आप ये पढ़ो, न्यूज़पेपर्स में, ट्रैक्ट्स में, हर चीज को इन्होंने प्रिंट करना चालू करा। दियोबंद सेमिनारी थी बच्चों 1867 में, it was founded in 1867। यहाँ पे बहुत सारे thousands of fatwas were published telling Muslims readers how to conduct themselves in their everyday lives and explaining the meanings of the Islamic doctrine। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझाते हुए बहुत से फतवास जो हैं, कोड ऑफ कंडक्ट सॉर्ट ऑफ एक लॉ पास कर दिया गया, रिलीजियस लॉ, है ना, कि इस तरीके से आपको कंडक्ट करना है अपने आप को। बीइंग अ मुस्लिम पर्सन यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ इन सच अ मैनर, एंड जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, वो सारी चीजें बताने लगे लोगों को।
Among Hindus too, print encouraged the reading of religious texts, especially in the vernacular languages. The first printed edition of Ramcharitmanas of Tulsidas, 16th century text, came out from Calcutta in 1810. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हिंदूज में भी प्रिंट के अंदर बच्चों जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको छापा जा रहा है और सबको एनकरेज करा जा रहा है, सारे हिंदुओं को, कि पढ़ो ये वर्नाक्युलर टेक्स्ट, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी पढ़ो, जिस भी लैंग्वेजेस में हिंदू टेक्स्ट को पढ़ो, याद रखो कि ठीक है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म तुमको क्या सिखाता है। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन रामचरितमानस का तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई थी उसको भी छापा जाता है, 16th सेंचुरी टेक्स्ट है, कैलकाटा में छापा जाता है। बाय द मिड 19th सेंचुरी बहुत से चीप लिथोग्राफिक एडिशंस नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलते हैं रिलीजियस टेक्स्ट के। 1880s में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाक्युलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश करने लगते हैं। As more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experiences, emotions, and relationships reflected in what they read. In Europe, novel, a literary form was developed to cater to the needs of the people who required Indian forms and styles. New literary forms entered the world of reading, such as lyrics, short stories, essays about social and political matters. New visual culture took shape by the end of the 19th century. तो बच्चों इस टाइम पे नए नए पब्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब पढ़ सकते थे, उन्हें जो है अपनी खुद की, उन्हें ऐसी स्टोरीज चाहिए थी, ऐसी चीजें चाहिए थी जिससे कि वो रिलेट कर सके, अपनी जिंदगी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस, हर चीज उन्हें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इन वॉट एवर दैट दे आर रीडिंग, दे वॉन्ट रिलेटेबल कॉन्टेंट। और इसी टाइम पे यूरोप में एक नॉवल लिटरेरी फॉर्म बनता है जिसमें स्पेशली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स को केटर किया जा रहा था। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स जो है रीडिंग के वर्ल्ड में आते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज, लिरिक्स लिखी जाने लगती हैं, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स पे ऐसे लिखने जाने लगते हैं। एक विजुअल कल्चर आता है जहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स प्रिंट होने लग गई थी, पिक्चर्स प्रिंट होने लग गई थी। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा पेंटिंग बनाते थे और फिर उसी पेंटिंग को वास्ट नंबर्स में प्रिंट कर दिया जाता था और फिर लोग जो है ऐसी पेंटिंग्स को खरीदते थे अपने घर वर में या जो वर्क प्लेस है वहां पे लगा देते थे। पुअर वुड एंग्रेवर्स मेड वुड ब्लॉक्स, सेट अप शॉप्स नियर द लेटर प्रेसेस, दे वर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप्स। तो कुछ पुअर, बहुत ही गरीब एंग्रेवर्स होते थे बच्चों, वो वुड ब्लॉक वगैरह बना के रखते थे, इनको फिर काम पे प्रिंट शॉप्स पे रख लिया जाता था। चीप प्रिंट्स, कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल बाजार में, कुड इवन बी बॉट बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्क। तो कैलेंडर वगैरह और जो सस्ती पेंटिंग्स थी ये गरीब लोग भी खरीद सकते थे, बाजार में इजीली अवेलेबल थी, तो लोग इससे अपना घर डेकोरेट कर सकते थे, काम की जगह पे डेकोरेट कर सकते थे। दीज प्रिंट्स बिगैन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये सारी चीजें एक तरीके से अलग अलग प्रिंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है जहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, ये सारी चीजें एक्सप्रेस होने लगती हैं। By the 1870s, caricatures, cartoons were also being published in journals and newspapers commenting on social and political issues. Some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with the Western taste in clothes, while others expressed the fear of social change. तो बच्चों 1870s से बहुत से caricatures और cartoons भी आपको दिखने लगते हैं, publish होने लगते हैं journals में, newspapers में, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है social और political issues का, but in a serious manner। तो किसी serious issue को highlight करते हुए एक फनी फॉर्म में उसको दिखाया जाता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए वो इशू। बहुत से कैरिकेचर्स जो है एजुकेटेड इंडियंस का जो फैसिनेशन था, तो उस टाइम पे भी जो पढ़े लिखे इंडियंस थे ना, दे वर वेरी वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ, वो प्रभावित थे वेस्टर्न कल्चर से, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उसी चीज का मजाक उड़ाया करते थे बहुत से कार्टून्स। साथ ही में कुछ कार्टून्स के अंदर सामाजिक बदलाव का जो डर था उसको हाईलाइट किया जाता था। कुछ इंपीरियल कैरिकेचर्स भी इस टाइम पे आते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा रही थी, जहाँ पे नेशनलिस्ट जो हमारे थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग द इंपीरियल रूल। तो देखो हर जगह से प्रिंट कल्चर चल रहा है, एक जो है ये उठा के फेंका, दूसरे ने ये उठा के फेंका। हमारे इंडियंस जो है वो छाप रहे हैं ऐसे कार्टून्स जहाँ पे वो इंपीरियल रूल का मजाक उड़ा रहे हैं, जहाँ पर वो एक तरीके से जो लोगों का फैसिनेशन है विद द वेस्टर्न टेस्ट स्टाइल उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वहीं पे जो इंपीरियल रूल है वो वाले लोग ऐसे कार्टून्स बना रहे हैं जहां पर वो हमारे नेशनलिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। तो टू वे चीज चल रही है, हर कोई अपने आइडियाज को स्प्रेड करने में लगा है, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कल्चर छापने में लगा है, प्रिंटिंग मटेरियल छापने में लगा है। साथ ही में विमेन एंड प्रिंट की बात करें तो विमेन रीडिंग इंक्रीज्ड इनॉर्मसली इन द मिडिल क्लास होम। जो मिडिल क्लास के घर थे वहां पे महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ने लगती हैं। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगैन एजुकेटिंग देयर विमेन फोक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स वेयर विमेन स्कूल्स वर सेट अप इन द सिटीज एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। तो बहुत से ऐसे खुली दिमाग के जो पति थे या जो पिता थे, ये लोग अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने लिखाने लगते हैं, या तो घर में ही पढ़ाने लिखाने लगते हैं, होम स्कूलिंग, या फिर इनको जो है स्कूल जब सेटअप हुए थे लड़कियों के लिए टाउन्स में, सिटीज में, विमेन स्कूल जब सेटअप हुए वहां पर भी भेजने लगते हैं पढ़ने के लिए।
बहुत सी जर्नल्स आने लगी जहां पर विमेन की राइटिंग्स आने लगी, एंड ये एक्सप्लेन किया जाने लगा कि वाई विमेन शुड बी एजुकेटेड। तो बच्चों ये आइडिया स्प्रेड होने लगा था उस टाइम पे कि महिलाओं के लिए भी पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड एक सिलेबस भी आता था, एक सूटेबल रीडिंग मैटर भी आता था जो कि होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए आप रख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बहुत सी ऐसी किताबें भी आती थी जिसमें पूरा सिलेबस है, लड़कियों के लिए दिया है, और किताबें भी दी हैं, ठीक है, किताब है, सिलेबस है, और आप क्या कर सकते हो, रीडिंग मटेरियल, और उससे ही पढ़ाई कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। तो इस तरीके से भी किताबें आ गई थी। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम्स फियर्ड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ा रहा है लड़कियों को। तो जो हमारे पुराने सोच के हिंदूज हैं वो ये विश्वास रखते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी, और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे वो ये मानते थे कि अगर एक एजुकेटेड लड़की होगी तो वो करप्ट हो जाएगी, उर्दू रोमांसेस पढ़ के वो खराब हो जाएगी। इन ईस्ट बंगाल, राज सुंदरी देवी, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen, and later she wrote her autobiography which was Amar Jiban, published in 1876। अब यहाँ पे राज सुंदरी देवी की बात करी जा रही है। बहुत यंग एज में उनकी शादी हो गई थी एक बहुत ऑर्थोडॉक्स घर में, बहुत पुराने सोच वाले घर में। तो उनको छुप छुप कर अपनी किचन में पढ़ाई करनी पड़ती थी, वो वहीं पे उन्होंने पढ़ाई सीखी, एंड बाद में उन्होंने अपनी खुद की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसको लिखा और पब्लिश करा 1876 में। 1860 से ही बहुत सी बंगाली औरतें जैसे कि कैलाश बाशनी देवी ने भी बुक्स लिखी हैं हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, महिलाओं के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हुए, अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, केप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स्ड टू डू हार्श डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय द वेरी पीपल दैट दे सर्व्ड। तो बहुत से लोगों ने बच्चों अपनी लाइफ की स्टोरी भी लिखी है, किस तरीके से उन्हें सफर करना पड़ता था, जैसे कि कैलाश बाशनी देवी। तो इन्होंने किताबें लिखी हैं जहां पे इन्होंने महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करा है कि कैसे उनको जो है घर में एकदम कैदी की तरह रखा जाता था, कैसे उनको पूरा खानदान जो है लोग जो है इग्नोर करके रखते थे, उन पे ध्यान नहीं देते थे, घर का सारा काम उनसे कराया जाता था, और घर वाले ही जो लोग थे उनको काफी अन्याय के तरीके से उनको ट्रीट करते थे। इन दी 1880s प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, इन्होंने बहुत गुस्से से लिखा अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली द विडोज। तो 1880s में प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई दो औरतें हैं, दो महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत गुस्से से बात करी है अपर कास्ट हिंदू वुमेन की, हु वर विडोज, ठीक है, मिजरेबल लाइव्स के बारे में लिखा है, स्पेशली विडोज के बारे में, कि किस तरीके का व्यवहार इन औरतों के साथ किया जाता था इफ दे वर विडोज। A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations, and for various reasons my world is small, more than half my life's happiness has come from books। तो एक औरत है बच्चों तमिल नॉवल के अंदर, वो लिखती हैं कि उनके लिए रीडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक घर तक ही सीमित है ना, उनका उनका उनकी वर्ल्ड क्या है, उनका वर्ल्ड क्या है कि घर तक मैं सीमित हूँ, मेरे को सोशल रेगुलेशंस ने इतना लिमिट करके रखा है कि मेरे लिए मेरा वर्ल्ड बहुत छोटा है, एंड मेरी जिंदगी की आधी जो खुशी है वो सिर्फ किताबों से ही आती है। तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि औरतों को कोई आजादी नहीं दी गई है, और आधी से ज्यादा मेरी जो जिंदगी की खुशी है वो सिर्फ किताबों से आ रही है। Soon a large segment of it was devoted to the education of women, journals discussing issues like women's education, widowhood, widow remarriage, national movement। तो बहुत से रिफॉर्म वाले आइडियाज भी आते हैं, बहुत सी ऐसी जर्नल्स आते हैं जहाँ पे महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की बात की जाती है, विडोहुड, ठीक है, जो औरतें विधवा हो जाती थी उस टाइम पे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा जाता था, तो उस पर क्रिटिसाइज करा जाता था। विडो रीमैरिज की बात होती थी क्योंकि सिर्फ लड़कों के लिए रीमैरिज अलाउड थी, बट लड़कियों के लिए अलाउड नहीं थी इफ देयर हस्बैंड डाइड। एंड द नेशनल मूवमेंट के बारे में भी बहुत सारा जो है प्रिंटेड मटेरियल आता है। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड फैशन लेसन्स टू वुमेन, ब्रॉट एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। तो बहुत सा ऐसा प्रिंटिंग मटेरियल भी आने लग गया जहाँ पे हाउस होल्ड फैशन लेसन्स महिलाओं को दिए जाने लगे, तो थोड़ा एंटरटेनिंग था वो, एंड शॉर्ट स्टोरीज थी, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स थे जो पार्ट्स में आती है, 1 2 3 पार्ट है ना, तो ऐसी नॉवेल्स भी आने लगी। पंजाब के अंदर राम चड्ढा ने फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार को पब्लिश करा टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। तो उस टाइम पे भी देखो मैंसप्लेनिंग हो रही है कि लड़के सिखा रहे हैं कि कैसे आपको एक आज्ञाकारी बीवी बनना है। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने चीफ बुकलेट्स इशू करी जहां पे एक सिमिलर मैसेज ही वो दे रहे थे औरतों को, कैसे आप एक आज्ञाकारी बहू बनेंगे। और उसके बाद मेनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमन, एक अच्छी महिला क्या होती है, तो वो सारी क्वालिटीज भी बताई जा रही थी। पुअर पीपल की बात करें तो इनके लिए बहुत ही चीप स्मॉल बुक्स आती थी 19th सेंचुरी में, मद्रास टाउन्स में सोल्ड एट क्रॉस रोड्स, चौराहों पर इनको बेचा जाता था ताकि जो गरीब लोग हैं जो मार्केट्स जा रहे हैं वो इन किताबों को खरीद सके। पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप कर दी गई थी जहां पर आप किताबें ले सकते थे, फिर रिटर्न कर सकते थे। ज्योतिबा फुले जो मराठा पायनियर थे लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के, रोट अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी इन 1871। तो ज्योतिबा फुले बच्चों मराठा पायनियर हैं, लो कास्ट
प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के, तो इन्होंने जो है लो कास्ट जो भी अत्याचार झेलता था उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में लिखा है, और इन्होंने जो भी कास्ट सिस्टम के थ्रू जो अन्याय होता था उसके बारे में अपनी गुलामगिरी किताब के अंदर लिख रखा है। बी.आर. अम्बेडकर महाराष्ट्र में, ईवर रामास्वामी नायकर मद्रास में, इन्होंने पावरफुली कास्ट के बारे में लिखा है कि कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा खराब था, कितना ज्यादा बुरा था। काशी बाबा जो कि कानपुर मिल वर्कर थे, मिल में काम करते थे, इन्होंने जो है छोटे और बड़े के सवाल एक किताब को पब्लिश करा 1938 में, टू शो द लिंक बिटवीन कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहां पर वो ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से जो जाति है और जो जाति के बेसिस पे शोषण होता है उसके बीच में क्या लिंक है, ठीक है, उसको दर्शाया है। पोम्स जो है ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर, एक और कानपुर में मिल वर्कर थे, मिल में काम करते थे, जिन्होंने एक एनोनिमस नाम सुदर्शन चक्र के नाम के तहत जो है अपना वर्क पब्लिश करा है 1935 से 55 के बीच में, जहां पे उन्होंने कलेक्शन पब्लिश करी है सच्ची कविताएं, ठीक है, तो ये भी कास्ट सिस्टम को लेकर उन्होंने पब्लिश करी है। चलिए उसके बाद बच्चों यहां पर जरा लास्ट बात करते हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप की। तो सेंसरशिप क्या होती है, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को ब्लॉक कर देते हो, बैन कर देते हो, जैसे आपने देखा है कि बहुत सी मूवीज रिलीज होती हैं, पहले सेंसर बोर्ड उस मूवी को देखता है, तो उसमें कोई भी चीज जो आपत्तिजनक लगती है उसको या तो हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इट इज ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सेंसर बोर्ड की वो मूवी रिलीज होती है ना। तो यहाँ पे वही बात है, सेंसर कर देना किसी चीज को। प्रिंटेड मटीरियल को सेंसर कर देना मतलब आपने किसी चीज को हटा दिया, रिमूव करवा दिया या ब्लॉक कर दिया, वो सब चीजें। नाउ सेंसरशिप एक कंसर्न नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, बट बाय द 1820s द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम एंड द कंपनी बिगैन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वैसे कभी भी सेंसर नहीं किया जाता था, बट 1820 से कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जहां पे कहीं ना कहीं जो प्रेस फ्रीडम दे रखी थी उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है, और साथ ही में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बच्चों वो ऐसी चीजों की पब्लिकेशन एनकरेज करती है, ऐसे अखबारों की पब्लिकेशन एनकरेज करती है जहां पे सिर्फ ब्रिटिश रूल के गुणगान गाए जा रहे थे। 1835 में अर्जेंट पिटिशंस बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स, गवर्नर जनरल बेंटिंग अग्रीड टू रिवाइज द प्रेस लॉज। और फिर 1835 में इसी के खिलाफ बहुत सारे जो इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स में लोग जो छापते थे बच्चों, जो पब्लिशर्स थे, वो इसके खिलाफ बोलते हैं कि पिटिशंस डालते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, आप ऐसे प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इन्हीं पिटिशंस को देखते हुए जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम फिर से प्रेस लॉज को रिलैक्स कर देंगे, हम फ्रीडम फिर से दे देंगे। थॉमस मैकॉली जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रिस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम। और बच्चों ये जो जिम्मा है थॉमस मैकॉली को मिलता है, जो कि कॉलोनियल ऑफिशियल थे। उन्होंने नए नए ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि जो पहले फ्रीडम होती थी, प्रेस फ्रीडम, वो वापस आ गई। लेकिन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं इसमें, तो 18 उसके बाद जो है बच्चों इस फ्रीडम को फिर से छीन लिया जाता है। 1878 में एक एक्ट आती है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि कहीं ना कहीं आयरिश प्रेस लॉज से इंस्पायर होके बनाई गई थी, लाई गई थी, जिसमें कि provided the government with extensive rights to censor reports and editorials in the vernacular press। इसमें क्या था, गवर्नमेंट को पावर मिल गई वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के थ्रू कि जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो भी चीजें छपेंगी, प्रिंट होंगी, उसको गवर्नमेंट सेंसर कर सकती है इफ इट फाइंड्स कि समथिंग इज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो अगर कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में चीज छपी है और वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ है तो गवर्नमेंट कैन इजीली सेंसर इट, उसको ब्लॉक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। ओके, नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड, अब इसके बाद गवर्नमेंट बच्चों ट्रैक रखना चालू करती है जितने वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर छप रहे होते हैं उनकी, तो उनको पढ़ना कि कुछ लिखा तो नहीं है, कुछ प्रिंट तो नहीं कर दिया हमारे खिलाफ, ताकि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ना बढ़े देश के अंदर, इनके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ सेंटिमेंट्स ना बढ़े, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ना बढ़े। तो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो है, लेकिन बच्चों हमारे नेशनलिस्ट बाज कहाँ आने वाले थे, बहुत से नेशनलिस्ट ने अपने खुद के न्यूज़पेपर्स चालू कर दिए। एंड 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड, तो पंजाब में जो लोग रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे उनको देश से निकाल दिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज्यादा सिंपथाइज करते हुए नेशनलिस्ट के साथ अपने केसरी के अंदर लिखा है, which led to his imprisonment in 1908। तो देखो ये हमें रोकने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे, यही कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो इनके खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं वो सोसाइटी में इमर्ज ना हो जाएं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ, बट दे ऑब्वियसली फेल्ड, बिकॉज जितना ज्यादा ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ज्यादा नेशनलिस्ट जो है बच्चों अपने न्यूज़पेपर्स को प्रिंट कर रहे थे, एंड दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि भाई जान जाती है तो जाए, पर हमें कोई डर नहीं है, हम तो अपनी साइड से वी विल डू व्हाट वी
वांट टू डू। और पंजाब रेवोल्यूशनरीज को जब डिपोर्ट करा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी जो अखबार है उसके अंदर लिखते हैं, बच्चों काफी ज्यादा सिंपथाइज करके इनके साथ में, लेकिन फिर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने लिख कैसे दिया है ना, जरूरत कैसे हो गई आपकी, बट स्टिल ऑब्वियसली वी वर नॉट एग्रीइंग टू इट। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों प्रिंट कल्चर ये हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया इस चैप्टर का मिल गया है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। देखो सिंपल सी चीज है, यूरोप के अंदर भी वही बात है, इंडिया के अंदर भी वही बात है कि किस तरीके से पहले प्रिंटिंग होती थी, उसके बाद प्रिंट कल्चर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसने एक फियर क्रिएट कर दिया। तो जो लोग एस्टैब्लिश्ड पावर में थे नाउ दे वर फियरफुल कि अब इससे कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स के खिलाफ सवाल उठाया जाएगा। वो सारी चीजें दोनों जगह पर होती हैं। और कैसे जो है इसने अलग अलग लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा, बीट चिल्ड्रन, बीट वर्कर्स, बीट वुमेन। तो यही सब चीजें हैं यूरोप के अंदर भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, जो भी आपको पढ़नी है, जो भी आपको देखनी है। आई होप चैप्टर की क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।